कहानी शुरू होती है जब हारुका कुछ गॉब्लिन्स के पास छिपा होता है, लेकिन एक छोटी सी टहनी पर पैर रखकर अपनी पहचान खोल देता है। गॉब्लिन्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन हारुका एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ हवा में कूदता है और सभी गॉब्लिन्स उसके जाल में फंस जाते हैं। हारुका खुद से बहुत खुश है क्योंकि वो अकेले इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है। अब देखते हैं कि हारुका इस सिचुएशन में कैसे फंसा। हारुका हमेशा से अकेला रहना पसंद करता था। उसने बताया कि उसे अपने क्लासमेट से कभी कोई मतलब नहीं था, उसे किसी से लगाव नहीं था और उन्हें वो बस अपने रास्ते का रोड़ा मानता था। उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी पढ़ना। क्लासरूम में हारुका ने देखा कि सभी स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रुप्स में बंटे हुए थे। पॉपुलर गर्ल्स, डिलिंक्वेंट्स, जॉक्स, क्लास रैप, नर्ड्स और अदर्स का ग्रुप। हारुका इन सभी ग्रुप्स से अलग था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी अचानक एक मैजिक सर्कल क्लासरूम में अपीयर हुआ। हारुका खुश था क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने मांगा में पढ़ा था, लेकिन उसे याद आया कि दूसरी दुनिया में जाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। हीरोज को हमेशा लोगों के साथ रहना पड़ता है और हारुका के लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। उसने क्लासरूम से निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बाकी सारे स्टूडेंट्स पैनिक करने लगे जैसे ही मैजिक सर्कल बड़ा हुआ, लेकिन हारुका क्लेवरली भाग निकला। दुर्भाग्यवश मैजिक सर्कल उसका वहां भी पीछा करता है और वो एक टिपिकल सफेद वॉइड में पहुंच जाता है। हारुका को पता था कि अब क्या होने वाला है क्योंकि उसने मांगा बहुत पड़ी थी। वो सोचने लगा कि टिपिकल किंग और उसकी खूबसूरत बेटी कब आएंगे। तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे इशारा किया, जिससे हारुका को समझ में आया कि ये कोई गॉड टाइप शख्स है। अब पता चला टेलीपोर्टेशन पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से हो रही थी, इसलिए उसकी पूरी क्लास पहले ही दूसरी दुनिया में जा चुकी थी और हारुका पीछे रह गया था। उसे अपनी स्टेटस और स्किल्स चुनने का मौका मिला, लेकिन हारुका ने जब ऑप्शंस देखे तो वो निराश हो गया। सारे चीट स्किल्स पहले ही ले जा चुके थे और बस वर्थलेस ऑप्शंस बचे थे। हारुका को जितने भी ऑप्शंस दिखे वो सब बकवास थे, जैसे स्टिक पकड़ने की एबिलिटी, अच्छा हेल्थ और वॉकिंग स्किल। हारुका को अपनी किस्मत और खराब लगने लगी जब उसने देखा कि वो पावरफुल स्किल्स जैसे 4 एलिमेंट मैजिक मिस कर गया। बचे हुए बैड ऑप्शंस में टाइटल्स थे जैसे शट इन और नीट। हारुका ने उस पुराने गॉड से और अच्छे ऑप्शंस मांगे क्योंकि इन स्किल्स के साथ वो पहले विलेज में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पुराना गॉड इस लड़ाई से तंग आ गया और उसने हारुका को सारे बचे हुए स्किल्स एक साथ दे दिए। हारुका ने सारी वर्थलेस स्किल्स गेन कर ली और उसे नई दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया गया। उसे एक बैग भी मिला जिसमें अनलिमिटेड आइटम्स रखे जा सकते थे। हारुका ने अपने स्टैट्स चेक की और उसकी स्टैट स्क्रीन ने उसे डाइस रोल करने के लिए कहा। उसे याद आया कि उसने ये स्किल कहीं मांगा में पढ़ा था। ये स्किल उसे डाइस रोल करके अपने पॉइंट्स एलोकेट करने की पावर देती है। हारुका उस गॉड को कोसने लगता है क्योंकि उसे ये स्किल बेकार लग रही थी। फिर उसने डाइस रोल किया और डबल एम आया, लेकिन हारुका को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसे लगा कि एम का मतलब मैसोकिस्ट है, लेकिन उसकी स्टैट स्क्रीन ने उसे किसी स्टैट में पॉइंट्स डालने का ऑप्शन दिया। हारुका को लगा कि रॉ स्टैट्स उसके काम नहीं आएंगे, तो उसने अपने सारे पॉइंट्स लक में डाल दिए। उसका प्लान था कि वो बैलेंस्ड बिल्ड की जगह सिर्फ लक को मैक्स आउट करेगा। तभी हारुका को समझ में आया कि एम का मतलब मैक्स था क्योंकि अब उसकी लक स्टैट मैक्सड आउट हो चुकी थी। हारुका हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके पास 2 एक्स्ट्रा स्किल्स भी हैं। उसे लगा कि ये इसलिए है क्योंकि उसे अकेले समन किया गया था। उसका लोनर टाइटल उसे बताता है कि वो अकेला है, उसके कोई दोस्त नहीं है और वो कोई पार्टी नहीं बना सकता। उसकी सर्विट्यूड स्किल उसे दूसरों को कमांड करने की पावर देती है। हारुका सोचता है कि उसके क्लासमेट्स कहाँ होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनके साथ पार्टी भी बिल्ड नहीं कर सकता। हारुका ने तय कर लिया कि अब वो अपनी जर्नी शुरू करेगा और उसका पहला काम है एक बेस ऑपरेशन सिक्योर करना। फॉरेस्ट इतना डेंस है कि उसे रास्ता देखना मुश्किल हो रहा है और उसे डर है कि कहीं कोई मॉन्स्टर ना आ जाए। हारुका सोचता है कि क्या उसके पास कोई यूजफुल स्किल है, लेकिन उसे सिर्फ एक स्किल याद आती है। हारुका अपने बैग में से कॉन्टैक्ट लेंसेज निकालता है और पहनकर देखता है कि ये तो काफी यूजफुल हैं। ये उसे काफी एक्स्ट्रा चीजें दिखाने में मदद करती हैं और उसे पता चलता है कि ये उसे अप्रेजल स्किल भी देती है। इसी वजह से हारुका को एक एडिबल मशरूम मिल जाता है जो उसकी लेटेंट एबिलिटीज को अनलॉक करता है। उसका बॉटमलेस बैग उसे जितने चाहे उतने मशरूम्स रखने की परमिशन देता है। हारुका कुछ पानी पीता है, लेकिन उसे दूर से कोई आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसे एक केव तक ले जाती है और वो दुआ करता है कि वहाँ कोई मॉन्स्टर न हो। हारुका का बैग काफी कैंपिंग सामान साथ लाया था, तो उसने इस केव को अपना बेस बनाने का फैसला किया। वो टेम्परेचर मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ टहनियों को जलाता है। वो अपने स्टैट्स दोबारा चेक करता है और पाता है कि उसकी टेम्परेचर मैजिक ने लेवल अप कर लिया है, जिससे उसे फायर मैजिक भी मिल गई है। हारुका थोड़ा चिंतित है कि अगर कोई मॉन्स्टर आता है तो वो उसे सिर्फ अपनी छड़ी से ही मार सकता है, लेकिन फिर भी वो सो जाता है। अगली सुबह हारुका उठता है और देखता है कि सब कुछ ठीक है। उसके पास ऐसे आइटम्स हैं जो मॉन्स्टर्स को दूर रखते हैं और उसका शट इन टाइटल उसकी लिविंग स्पेस को सुरक्षित रखता है। अब हारुका फायर मैजिक का यूज करके आग जला सकता है, तो वो अपना नाश्ता पकाता है। उसके बैग में बीफ जर्की थी और उसने कल मिले हुए मशरूम्स भी साथ में बनाए। खाना बहुत स्वादिष्ट था और हारुका अपने विलेजर स्टार्टर बैग के लिए बहुत ग्रेटफुल है। अब हारुका और खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे पता है कि उसका सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त खुद को मॉन्स्टर्स से बचाना है। अभी हारुका को वो चीज दिखती है जिसे वो बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। 2 गॉब्लिन्स। ये छोटे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उनकी स्टैट्स उम्मीद से ज्यादा हैं। हारुका सोचता है कि क्या वो इन्हें हरा भी सकता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसे मॉन्स्टर्स से निपटना सीखना ही होगा, चाहे जैसे भी
भी हो, दुर्भाग्य से हारुका को नहीं लगता कि उसकी स्टिक ज्यादा मदद करेगी। लेकिन हारुका के पास एक स्किल है जिसे रैपिंग कहते हैं, जो उसे मैजिक के साथ किसी भी चीज को लपेटने की एबिलिटी देती है और इससे उसकी स्टिक भी मजबूत हो जाती है। हारुका डिटरमिन्ड है कि वो बिना किसी चीट स्किल के भी सबको सरपास करेगा। वो अपना पहला अटैक करता है और पहले गॉब्लिन को बुरी तरह हरा देता है। दूसरा गॉब्लिन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मूव्स इतनी कमजोर होती हैं कि हारुका उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है। किसी तरह हारुका को एक नई पावर का यूज करना आ जाता है और वो दूसरे गॉब्लिन को भी हरा देता है। अपनी पहली लड़ाई जीतने के बाद हारुका बहुत खुश होता है और वापस बेस की तरफ जाता है। वो गॉब्लिन का एक क्लब भी साथ लाता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी स्टिक अब भी बेहतर है। हारुका बहुत एक्साइटेड है। उसे पता चलता है कि उसने लेवल अप कर लिया है और उसकी सभी स्टैट्स दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। उसकी केन मास्टरी भी लेवल अप हो गई है, जो थोड़ा अजीब है क्योंकि उसने बस अपनी स्टिक कुछ बार घुमाई थी। हारुका को मैजिक इन्फ्यूजन भी मिला है, शायद इसलिए कि उसने अपनी स्टिक को मैजिक से एन्चांट किया था। उसकी कैलिस्थेनिक्स भी बढ़ गई हैं क्योंकि हारुका कभी भी मॉर्निंग एक्सरसाइज मिस नहीं करता। हालांकि हारुका थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है क्योंकि वो इस नई दुनिया में सिर्फ 2 दिनों से है। बाद में हारुका मशरूम्स खाने से थक गया है, उसे अब मीट चाहिए, लेकिन उसे पता है कि अगर क्लास रैप होती तो वो उसे अनग्रेटफुल होने के लिए डांट देती। खाना खत्म होने के बाद हारुका खुद को एनहांस करने की कोशिश करता है। उसकी मैजिक इन्फ्यूजन उसकी फिजिकल और मैजिकल डिफेंसेस को बढ़ाती है। हारुका की अप्रेजल स्किल भी लेवल 2 पर पहुंच गई है। हारुका मीट ढूंढने की कोशिश करता है जैसे वो पेड़ों पर उगता हो, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे अपनी मैजिक का प्रैक्टिस करना चाहिए। हारुका को महसूस होता है कि उसका एनहांस्ड बॉडी बहुत हल्का हो गया है, इतना कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो टेलीपोर्ट कर रहा हो। उसकी मास्टरी भी अब काफी इंसेन हो गई है। हारुका एक और पावरफुल गॉब्लिन ढूंढता है, लेकिन उसे आसानी से हरा देता है। उसने एक और गॉब्लिन को भी हराया, जिससे उसे कॉन्फिडेंस आता है कि वो अब 3 गॉब्लिन्स का भी सामना कर सकता है। फिर हारुका सच में 3 गॉब्लिन्स के एक ग्रुप से टकरा जाता है, लेकिन वो डरपोक साबित होता है और सोचता है कि आज के लिए लड़ाई काफी हो गई। अगले कुछ दिनों तक हारुका एक रूटीन पर चलता है। दिन में गॉब्लिन्स का शिकार करता है और रात में मैजिक की स्टडी करता है। डे 5 पर हारुका एक गॉब्लिन को सिर्फ एक स्ट्राइक में हरा देता है, जिससे उसकी फाइटिंग स्किल्स में और इम्प्रूवमेंट दिखती है। उसी रात हारुका एक मोटे रैबिट का पीछा करता है क्योंकि उसे मीट की बहुत भूख लगी है। तभी हारुका एक प्रेजेंस डिटेक्ट करता है और तुरंत समझ जाता है कि ये कोई गॉब्लिन नहीं है। अब पता चला ये उसके क्लासमेट्स हैं। हारुका निराश है ये देखकर कि ये डिलिंक्वेंट ग्रुप है। हारुका इनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसे दूसरी दिशा में एक और ग्रुप महसूस होता है। उसकी क्लेयरवॉयंट स्किल उसे ये देखने देती है कि वो कौन है, लेकिन वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो पॉपुलर लड़कियों का ग्रुप है। जॉक्स भी तेजी से आ रहे हैं और नर्ड्स भी आसपास हैं, लेकिन हारुका ने अपने पुराने वर्ल्ड में उनसे कभी कभार बात की थी और अब वो उनसे मिलना नहीं चाहता। अब बस क्लास रैप और उसकी फ्रेंड्स बची हैं। हारुका को पता है कि इस हार्श दुनिया में कुछ फ्रेंड्स होना अच्छा रहेगा और उसने क्लास रैप को बचपन से जाना है। हारुका तय करता है कि कम से कम एक बार हेलो तो बोल ही सकता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है। उसे एहसास होता है कि अभी वो कितना फ्री और आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है, बिना किसी के टोकने के, और वो इसे किसी भी चीज के बदले नहीं बदलेगा। हारुका ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। वो इस नई दुनिया को पूरी तरह से अकेले ही कॉन्कर करेगा। हारुका छुपा हुआ है बाकी स्टूडेंट से दूर, लेकिन एक डिलिंक्वेंट को हारुका की डायरेक्शन से कुछ आवाज सुनाई देती है। हारुका का पकड़ा जाना लगभग तय था, लेकिन वो लोग समझते हैं कि वो आवाज उस बनी से आई है जो दरअसल हारुका के डिनर के लिए था। हारुका उन डिलिंक्वेंट्स पर नजर रखता है ताकि जान सके कि वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बस लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग सच में बहुत ही बिगड़े हुए हैं। हारुका को पता है कि क्लास रैप उन्हें लड़कियों के साथ कुछ भी गलत करने से रोक लेगी, मगर डिलिंक्वेंट्स के पास एक लड़का टनाका है जिसकी स्किल्स की मदद से वो लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। डिलिंक्वेंट्स बाकी स्टूडेंट्स के पास लौट जाते हैं, लेकिन हारुका एक सीरियस लोनर है। उसे उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हारुका घर की तरफ बढ़ता है और अपने डिलीशियस मशरूम्स का मजा लेता है। वो नोटिस करता है कि उसकी लोनर लेवल बढ़ गई है। हालांकि ये टाइटल काफी डिप्रेसिंग है क्योंकि ये हारुका की सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। हारुका अभी भी सिर्फ लेवल 3 पर है और इसका ब्लेम वो अपनी मास्टर ऑफ नन और डमी स्किल्स को देता है। उसे ये स्किल्स समझ नहीं आ रही, लेकिन उसका अंदाजा है कि मास्टर ऑफ नन का मतलब है कि वो किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता, जिससे उसे उसमें मास्टरी नहीं मिल पाती। फिर भी इस स्किल की वजह से वो बहुत सी अलग अलग चीजें कर सकता है। जहाँ तक डमी स्किल का सवाल है, हारुका का मानना है कि ये उसे बस एक पपेट बना देती है, जो कि सबसे खराब स्किल हो सकती है। हारुका अपने दुखों को खाना खाकर दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे याद आता है कि उसके पास खाने के लिए मीट नहीं है। डे 7 पर हारुका लड़ाई की आवाजों से जागता है। वो देखता है कि नर्ड्स लड़ाई कर रहे हैं और सोचता है कि क्या उसे उनकी मदद करनी चाहिए। वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और शॉक होता है ये देखकर कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उनकी क्लासेस हारुका से कहीं बेहतर हैं और हारुका तो नर्ड्स के बीच भी बस एक नीट है। ये सब उसे उसकी पुरानी दुनिया की याद दिलाता है, जहाँ उसकी क्लास में टॉप एथलीट्स और एस स्टूडेंट्स थे, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज के बच्चे भी थे। और हारुका को हमेशा ये सोचकर हैरानी होती थी कि वो वहाँ कैसे पहुंचा। हारुका डिसाइड करता है कि नर्ड्स अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन तभी उसे कुछ छोटे मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो पीछे से उन पर हमला करने वाले हैं। हारुका को याद आता है कि वो क्लास में उन नर्ड्स से फ्रेंडली था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उनकी मदद करे। नर्ड्स उसकी मदद के लिए उसे थैंक करते हैं और हारुका उन्हें अपना कूल सा केव दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग
हैरान रह जाते हैं कि ये कितना फैंसी है। हारुका उन्हें समझाता है कि उसने अभी अर्थ मैजिक सीखा है और उसका यूज करके इस केव को इतना सिक्योर बना दिया है। वो लोग पूछते हैं कि क्या हारुका ने ये सब अकेले किया है, तो हारुका जवाब देता है कि हाँ, वो हमेशा अकेला ही होता है। हारुका उन नर्ड से पूछता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं है, और ये सुनकर शॉक होता है जब वो बताते हैं कि वो लोग भाग रहे हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब सभी इस इकाई में ट्रांसपोर्ट हो गए। शुरुआत में सब परेशान थे क्योंकि किसी को इस इकाई के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन नर्ड्स इस सब्जेक्ट में पहले से वेल वर्स्ड थे। वो लोग अपने स्किल्स में पॉइंट्स असाइन कर रहे थे, जिससे जॉक्स ने उनसे इन्फॉर्मेशन डिमांड की। क्लास रेप जानती थी कि सबको शांत रहना होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक गॉब्लिन्स का ग्रुप उन्हें ढूंढ चुका था। हारुका को सुनकर हैरानी होती है। डिलिंक्वेंट्स भी उस वक्त डर से कांप रहे थे, लेकिन ये समय था जब नर्ड्स शाइन कर सकते थे। उन्होंने खुद को अपने एनिमे के प्रोटैगनिस्ट की तरह इमेजिन किया और गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर दिया। जॉक्स ने भी ये देखकर ब्रेवरी दिखाई और मदद की, और आखिरकार वो सब मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। क्लास रैप ने जल्दी से सबको इकट्ठा किया और उन्हें एक सुरक्षित जगह ले गई, जहाँ रिवर साइड पर उन्होंने कैंप सेटअप किया। नर्ड्स ने अपनी लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन से इस इकाई और सर्वाइवल के बारे में सब कुछ जान रखा था, इसलिए उन्होंने सबकी मदद की। क्लास रैप ने सबको ऑर्गेनाइज किया और काम पर लगाया, लेकिन ये हार्मनी ज्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि पॉपुलर लड़कियों ने काम करना बंद कर दिया। क्लास रैप ने उन्हें समझाया कि उनकी सर्वाइवल की बेस्ट चांस है कि सब साथ मिलकर काम करें, लेकिन ग्रुप टूटने लगा। जल्द ही पूरा क्लास बिखर गया और क्लास रेप भी कुछ नहीं कर पाई। अब सिर्फ क्लास रैप, नर्ड्स और कुछ और स्टूडेंट्स ही काम करते थे। बाकी लोग तो बस बहुत ही लेजी हो गए थे। नर्ड्स ने जल्दी ही बाकी स्टूडेंट्स से चिढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि अब लड़ाई की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से उनके ऊपर थी। नर्ड्स काफी डिपेंडेबल थे क्योंकि वो बस स्ट्रॉन्गर होना और लेवल अप करना चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने देखा था कि डिलिंक्वेंट्स ने कौन सी स्किल्स चुनी थी। कुछ स्किल्स जैसे चार्म और पपिटियर थी जो दूसरों पर कंट्रोल पाने की एबिलिटीज देती थी। नर्ड्स को पता था कि डिलिंक्वेंट्स की इंटेंशंस ठीक नहीं थी, इसलिए वो लोग भी तेजी से लेवल अप कर रहे थे ताकि उनका सामना कर सके। डिलिंक्वेंट्स भी हार्ड वर्क कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने स्किल्स का यूज करने के लिए लेवल रिक्वायरमेंट्स तक पहुंचना था। नर्ड्स ने डिलिंक्वेंट्स पर नजर बनाए रखी और इवेंचुअली उन्होंने सुना कि वो लोग लड़कियों के साथ क्या करने की प्लान बना रहे थे। नर्ड्स ने ये बात क्लास रेप को बताई और उसने डिसाइड किया कि उसे भी लेवल अप करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली डिलिंक्वेंट्स ने जल्दी ही अपने स्किल्स के लेवल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया। क्लास रेप का सामना उनसे सबसे खराब मोमेंट में हुआ, लेकिन सेकंड्स के अंदर डिलिंक्वेंट्स जमीन पर थे। नर्ड्स इस पल के लिए पहले से तैयार थे और उन्होंने अपनी सील एबिलिटीज से डिलिंक्वेंट्स की चार्म और पपिटियर स्किल्स को सील कर दिया। उन्होंने डिलिंक्वेंट्स की गलत प्लानिंग का खुलासा कर दिया, जिससे डिलिंक्वेंट्स को कैंप से लात मारकर भगा दिया गया। हालांकि एक रात डिलिंक्वेंट्स ने वापसी की और अपने रिवेंज के लिए वेपन्स का यूज करते हुए कैंप को बर्बाद कर दिया। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो फिर लौट कर आएंगे और भी केओस फैलाएंगे। अजीब तरह से इस सब के लिए ब्लेम नर्ड्स को ही मिला। जिन पॉपुलर लड़कियों को उन्होंने पपेट्स बनने से बचाया था, वही सबसे पहले उनके खिलाफ हो गई और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उनका साथ दिया। क्लास रैप और कुछ स्टूडेंट्स ने नर्ड्स का साथ दिया, लेकिन ये सब संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल था और आखिरकार नर्ड्स ने डिसाइड किया कि वो कैंप छोड़ देंगे। हारुका को उनके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो उनके लिए एक मशरूम पार्टी रखता है। हारुका अगले दिन भी नर्ड्स के साथ बिताता है और उसे लगता है कि कभी कभी अकेला ना होना ठीक है, लेकिन आखिर में हारुका अपने नए दोस्तों से अलविदा कहता है और वो लोग उसे अपने साथ चलने का ऑफर देते हैं। वो लोग एक टाउन ढूंढने जा रहे थे ताकि एडवेंचरर्स की तरह अपनी जर्नी शुरू कर सकें। हारुका मानता है कि वो नर्ड्स के ज्यादा करीब है बाकी ग्रुप्स के मुकाबले, लेकिन सबको हैरान करते हुए वो उनका ऑफर डिक्लाइन कर देता है। हारुका बस उन्हें दूर जाने को कहता है। नर्ड्स चले जाते हैं और हारुका मानता है कि वो भी टाउन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी खराब स्टैट्स की वजह से वो नर्ड्स के लिए बोझ बन जाएगा। नर्ड्स क्लास रैप को लेकर थोड़े चिंतित लग रहे थे, इसलिए हारुका डिसाइड करता है कि वो बाकी स्टूडेंट्स को चेक करने जाएगा। रास्ते में हारुका का सामना एक कोबाल्ट से होता है, लेकिन वो उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। हारुका को हैरानी होती है कि कैंप में कोई स्टूडेंट नहीं बचा है और उसकी एनिमी डिटेक्शन स्किल उसे कुछ फुटप्रिंट्स दिखाती है। फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उसे पॉपुलर लड़कियां मिलती हैं। हारुका पैनिक करता है और वापस घर जाकर डिनर बनाने की सोचता है, लेकिन लड़कियां उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि वो बस बात करना चाहती हैं, लेकिन हारुका को पता है कि उनके साथ रहना उसके क्वाइट सॉलिट्यूड्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। हारुका अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन उसे तब शॉक होता है जब लड़कियां ह्यूमिलिटी से उसे प्लीज कहकर रुकने को कहती हैं। लड़कियां एक्सप्लेन करती हैं कि वो नर्ड्स को ढूंढ रही हैं, लेकिन हारुका सोचता है कि वो बस फिर से उन्हें काम में लगाना चाहती हैं। लड़कियां उसे सरप्राइज करती हैं क्योंकि वो असल में नर्ड्स से माफी मांगना चाहती हैं। उन्हें अब एहसास हुआ है कि उनकी जान नर्ड्स की वजह से ही बची थी। हारुका को पता है कि इन लड़कियों ने कभी अपनी जिंदगी में माफी नहीं मांगी, लेकिन वो इस बार बहुत सीरियस हैं। हारुका उन्हें बताता है कि उनके पास नर्ड्स को पकड़ने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो फिर भी जानना चाहती हैं कि वो कहाँ गए। हारुका उन्हें बताता है कि वो वुड से बाहर नहीं निकल पाएंगी क्योंकि उन्हें लड़ना तक नहीं आता। लड़कियां डिस्करेज्ड हो जाती हैं, लेकिन हारुका उनसे कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो बस हार मान लेंगी। वो उनसे पूछता है कि क्या वो सच में नर्ड्स से माफी मांगना चाहती हैं। हारुका सोचता है कि उसे लड़कियों की टेस्टिंग करनी चाहिए, लेकिन उसका टफ मोटिवेशन टैक्टिक उल्टा पड़ जाता है क्योंकि लड़कियां रोने लगती हैं। वो सिर्फ नर्ड्स से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें डर है कि कहीं वो किसी मॉन्स्टर का शिकार न बन जाए। हारुका को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए लड़कियां उससे सर्वाइवल सिखाने की भीख मांगने लगती
होती हैं जब तक कि वो नर्ड्स को ढूंढ न ले। गलती से हारुका हाँ कह देता है और इससे उसकी डोमिनेशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। अब हारुका उन लड़कियों पर रूल कर रहा है और उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। लड़कियां अब पपीज की तरह उसका पीछा करती हैं और ये सब डरावना हो जाता है जब लड़कियां बिना कुछ बोले मॉन्स्टर्स को मारने लगती हैं और मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल्स लाकर ऐसे देती हैं जैसे डॉग बॉल लौट आते हैं। हारुका लड़कियों को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसे हील करने लगती हैं जबकि उसे इसकी जरूरत भी नहीं है। हारुका को डर है कि क्लास रैप ये सब देखेगी तो क्या कहेगी और वो सोचता है कि अपनी डोमिनेशन स्किल को कैसे कैंसिल करे। तभी क्लास रैप उसे ढूंढ लेती है लेकिन हारुका इस सब के बारे में इतना सोच रहा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो वहाँ है। वो तब तक नोटिस नहीं करता जब तक क्लास रैप उसे फोर्स नहीं करती। इस बीच डेलिंक्वेंट्स अभी भी अपनी गंदी प्लानिंग कर रहे हैं, लड़कियों के साथ अपनी एम्बिशंस को अंजाम देने की सोच रहे हैं। वो सबसे पहले उन लोगों से निपटने की प्लान बनाते हैं जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। दूसरी तरफ हारुका पैनिक कर रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्लास रैप से क्या कहे। मजेदार बात यह है कि उसे क्लास रैप का नाम भी नहीं पता। वो दोनों एलिमेंट्री स्कूल से एक ही क्लास में हैं और क्लास रैप हमेशा उससे नाइसली पेश आती थी। फिर भी हारुका ने कभी उसका नाम जानने की जहमत नहीं उठाई। ये सुनकर क्लास रैप को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इडियट उसका नाम तक नहीं जानता। कुछ ही देर में बाकी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। सब लोग क्लास रैप के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होते हैं सिवाय पॉपुलर लड़कियों के। क्लास रैप उन्हें हारुका के पीछे खड़ा देखती है लेकिन वो इस वक्त ऐसे लग रही होती है जैसे उनका एक ही ब्रेन सेल काम कर रहा हो। क्लास रैप को शक होता है कि हारुका ने जरूर कुछ किया है। हारुका सफाई देना चाहता है लेकिन सच्चाई तो ये है कि भले ही उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया, उसकी स्किल्स ने समहाउ उन लड़कियों को उसका सर्वेंट्स बना दिया है और अब वो इस मुसीबत में फंस चुका है। हारुका विलन की तरह न लगे इसलिए वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी लड़की उस पर यकीन नहीं करती। हारकर हारुका सफाई देना छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है लेकिन क्लास रैप उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वो उसे रोककर शिमाज़की की हालत चेक करने जाती है कि वो ठीक है या नहीं। सौभाग्य से थोड़ी सी हलचल से शिमाज़की नॉर्मल हो जाती है और क्लास रैप को रिएश्योर करती है कि वो ठीक है। यह देखकर क्लास रैप को राहत मिलती है लेकिन हारुका सोचता है कि ये उसके लिए वहां से निकलने का इशारा है। लेकिन क्लास रैप अब भी जानना चाहती है कि ये पूरा मैस कैसे हुआ, इसलिए वो हारुका को इतनी आसानी से जाने नहीं देती। जब बाकी लड़कियां बातें कर रही होती हैं, हारुका अकेले एक पेड़ के पास खड़ा होता है। कुछ न करने की बोर्डम में वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। उसे लगता है कि घर पहुंचकर वो अपना घर एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो बेसमेंट बनाने के तरीके पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। लेकिन हारुका होने के नाते वो सब गड़बड़ कर देता है और खुद को गर्दन तक जमीन में गाड़ लेता है। वो वहीं स्टक हो जाता है और तब तक इंतजार करता है जब तक क्लास रैप उसे ढूंढ नहीं लेती। क्लास रैप उसे जमीन में धंसा देकर हैरान हो जाती है, खासकर क्योंकि उसने हारुका से बस कुछ ही मिनट रुकने को कहा था। लेकिन बोर्डम में लोग बेवकूफी कर बैठते हैं। वो हारुका को जमीन से बाहर निकालती है और फ्री होते ही क्लास रैप उससे माफी मांगती है कि उसने हारुका पर ट्रस्ट नहीं किया। शिमाज़की ने उसे बताया था कि हारुका बस सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हारुका को याद नहीं आता कि उसने सबकी मदद करने का ऑफर कब किया था, लेकिन क्लास रैप और बाकी लड़कियां पहले से ही उसे थैंक यू कह रही होती हैं, इसलिए वो बस इसे मान लेता है। अब जब सब सेटल हो गया, हारुका घर जाने के लिए तैयार है लेकिन लड़कियां गुस्से में आ जाती हैं क्योंकि हारुका उन्हें जंगल में अकेला छोड़कर जाने वाला है बिना कोई मदद दिए। तभी क्लास रैप समझ जाती है कि हारुका ने अभी अभी अपने घर का जिक्र किया है। वो तुरंत उससे उसके घर के बारे में पूछती है और हारुका कैजुअली बताता है कि उसे थोड़ा स्पेयर टाइम मिला था तो उसने बस एक घर बना लिया। क्लास रैप ये सुनकर दंग रह जाती है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि हारुका ने अकेले ही पूरा घर बना लिया, जबकि वो लोग कैंप मैनेज करने में भी स्ट्रगल कर रहे थे। बाकी लड़कियां भी काफी इंप्रेस होती हैं और सब एक क्विक मीटिंग के लिए हडल कर लेती हैं। क्लास रैप हारुका से पूछती है कि उसका घर कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। हारुका सोचने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर कुछ फर्नीचर हटाया जाए और शायद इंडोर पूल ड्रेन कर दिया जाए तो करीब 200 लोग फिट हो सकते हैं। क्लास रैप जलन से हरी हो जाती है कि हारुका इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, लेकिन मजबूरी में पूछती है कि क्या वो और बाकी लड़कियां रात वहां रह सकती हैं, क्योंकि फिलहाल उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। हारुका अंदर से फ्रीक आउट कर रहा होता है। एक दो लड़कों को अपने घर पर ठहराना एक बात है, लेकिन ये तो पूरी क्लास की लड़कियां हैं। ये सोचकर वो बहुत हॉट महसूस करता है, जैसे वो हेल में है, लेकिन किसी तरह खुद को शांत करता है। एक बार जब वो कूल हो जाता है, हारुका सबको अपने घर की ओर ले जाता है। वो जंगल के रास्तों से काफी फेमिलियर था क्योंकि उसने काफी वक्त इन वुड्स में घूमते हुए बिताया था और उसकी एक स्किल उसे हेल्पफुल टिप्स भी देती है जिससे वो सही दिशा में चलता रहता है। आखिरकार हारुका अपने घर पहुंच जाता है और लड़कियां भी साथ होती हैं। थोड़ी देर की राहत के बाद वो घर देखकर दंग रह जाती हैं। उन्हें प्रॉपर रूफ के नीचे आए हुए काफी समय हो गया था। फिर हारुका उन्हें बताता है कि उधर एक बात है और लड़कियां उस तरफ दौड़ती हैं, अपने कपड़े वहीं उतारते हुए। हारुका का दिमाग शॉर्ट सर्किट कर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो एक ही छत के नीचे लड़कियों के साथ पूरी रात सर्वाइव कर पाएगा। जल्दी सोचते हुए हारुका बाहर एक टेंट सेटअप करता है ताकि उसे कुछ अलोन टाइम मिल सके और सोने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो सेटल होने वाला होता है, क्लास रैप उसके टेंट में आ जाती है। उसे हारुका से कुछ बात करनी होती है और हारुका को ये पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है। क्लास रैप हारुका को उसकी मदद के लिए थैंक करती है क्योंकि अगर हारुका नहीं होता तो उसे समझ नहीं आता कि नर्ड्स के कैंप छोड़ने के बाद क्या करना है। जिम ब्रोस भी चले गए थे जिससे लड़कियां अपने दम पर रह गई थी। ये सब काफी मुश्किल था, लेकिन अब जब उन्होंने एक अच्छी
अच्छी बात ली है और ढंग का खाना खा लिया है तो लड़कियों का मनोबल फिर से ऊंचा हो गया है। फिर भी क्लास रेप एडमिट करती है कि उसे लगता है कि वो एक फेलियर है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो अकेले इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाई। हारुका को लगता है कि वो खुद पर बेवजह सख्त हो रही है क्योंकि अब तक वही थी जिसने लड़कियों को सुरक्षित रखा और उन्हें एक साथ रखा। क्लास रेप ये मानती है लेकिन कहती है कि शायद वो बस लकी थी कि उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, वरना वो उनके सामने बेबस होती, नर्ड्स के बिल्कुल ऑपोजिट। हारुका फिर बोलता है कि वो खुद के साथ अनफेयर हो रही है क्योंकि नर्ड्स तो अपनी पूरी जिंदगी इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार करते रहे थे, इसलिए उनका सामना करना उनके लिए आसान था। लेकिन क्लास रेप के लिए तो ये पहली बार है जब उसने इस इकाई का नाम भी सुना है। हारुका कहता है कि सब कुछ ध्यान में रखते हुए क्लास रेप ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सुनकर क्लास रेप बेहतर महसूस करती है, लेकिन फिर भी वो अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स की तुलना हारुका से करती है। आखिरकार उसने तो बस एक हफ्ते में एक फुली फंक्शनिंग घर बना लिया था। फिर क्लास रेप उसे गुड नाइट विश करती है और अंदर चली जाती है। लेकिन जो कुछ भी आज हुआ, हारुका को यकीन नहीं होता कि वो इस रात सो पाएगा। सुबह जल्दी हारुका को एक लड़की जगाती है जो उसके टेंट के बाहर बैठी होती है और कहती है कि नाश्ता तैयार है। हारुका अभी आधा सोया हुआ होता है, इसलिए उसे कुछ पल लगते हैं ये समझने में कि क्या हो रहा है। जब उसे समझ आता है तो वो थोड़ा फ्रीक आउट करता है और प्रोटेस्ट करता है कि वो थोड़ी देर और सोना चाहता है, लेकिन लड़की ये मानने के मूड में नहीं होती और हारुका के ऊपर चढ़कर उसे बेड से बाहर लाने की कोशिश करती है। हार मानकर हारुका पूछता है कि नाश्ते में क्या है। उसे उम्मीद होती है कि फिर से वही मशरूम सूप होगा, लेकिन उसे सरप्राइज तब होता है जब उसे पता चलता है कि आज नाश्ते में फिश है। ये देखकर वो एक्साइटमेंट में लड़की को एक्सीडेंटल हेडबट मार देता है, लेकिन हारुका इतना थ्रिल्ड होता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसे मशरूम्स के अलावा कुछ और खाने को मिला है और वो हर बाइट को बहुत एंजॉय करता है। क्लास रेप हारुका की एक्साइटमेंट देखकर कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि वो फिश खाने को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों है जब वो नदी के पास ही रहता है। हारुका मानता है कि ये तो सही है, लेकिन उसे फिशिंग बिल्कुल नहीं आती, इसलिए वो कभी कोई फिश पकड़ ही नहीं पाया। लड़कियां जैसे आराम से फिश पकड़ रही थी। हारुका पूछता है कि उन्होंने ये इतनी आसानी से कैसे किया। क्लास रेप उसे दिखाने के लिए नदी पर ले जाती है। साथ में एक लड़की होती है जिसकी लाइटनिंग मैजिक स्किल होती है। उसका तरीका सिंपल लेकिन इफेक्टिव होता है। वो पानी को इलेक्ट्रीफाई कर देती है जिससे सारी मछलियां वहीं मर जाती हैं। हारुका इससे बहुत इंप्रेस होता है और उसे फिर से करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लड़की पहले हिचकिचाती है, लेकिन हारुका की मदद के लिए वो अग्री करती है। वो एक और लाइटनिंग का बॉल समन करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पानी में फेंके, हारुका जल्दी से उसे पकड़कर अपनी पैकिंग स्किल का यूज करके सील कर देता है। फिर वो खुद उसे पानी में फेंकता है और कुछ फिश पकड़ लेता है। इस पर उसे लाइटनिंग मैजिक भी मिल जाती है, मतलब अब उसे उस लड़की की मदद की जरूरत नहीं होगी। क्लास रेप कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि हारुका ने अभी क्या किया। हारुका समझाता है कि उसकी पैकिंग स्किल से वो किसी भी एलिमेंट को सील करके उस टाइप की मैजिक गेन कर सकता है। ये शायद उसकी मल्टीपल स्किल्स का नतीजा है जो काफी यूजफुल है, लेकिन हारुका के दिमाग में अब भी वो खुद को यूजलेस एबिलिटीज वाला ही समझता है। जब बाकी लड़कियां नदी में स्प्लैश कर रही होती हैं, हारुका क्लास रेप के पास बैठता है और पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है। क्लास रेप मानती है कि डिटेल्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उनका गोल है कि वो पास के विलेज तक जाएं और नर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन वो ये भी कहती है कि उन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए जंगल से बाहर निकलने से पहले लेवल अप करना पड़ेगा। हारुका हेल्पफुल बनने की कोशिश में उन्हें ट्रेनिंग देने का ऑफर करता है और कुछ देर बाद सभी लड़कियां जंगल में हारुका के ट्रेनिंग कैंप के लिए इकट्ठा होती हैं। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हारुका उनसे उनके करंट लेवल्स के बारे में पूछता है। जब लड़कियां बताती हैं कि उनकी सभी लेवल 15 से ऊपर हैं, तो हारुका तुरंत डिप्रेशन महसूस करने लगता है क्योंकि वो अब भी जंगल में इतना वक्त बिताने के बाद लेवल 7 पर अटका हुआ है। वो सोचने लगता है कि क्या उन्हें सच में उसकी मदद की जरूरत है। फिर उनकी एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए हारुका उन्हें कुछ कोबॉल्ट्स के एक ग्रुप के साथ लड़ने के लिए सेटअप करता है ताकि वो देख सके कि वो खुद को कैसे संभालती हैं। लड़कियां सोच रही थी कि कोबॉल्ट्स के साथ ये लड़ाई तो बस एक मजाक होगी क्योंकि वो केवल लेवल 6 पर थे, लेकिन कुछ ही पलों बाद उनकी उम्मीदों के उलट वो सब जमीन पर नॉकड आउट पड़ी होती हैं। अब पता चला किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोबॉल्ट्स भी पलटकर अटैक करेंगे। ब्रूज्ड और ह्यूमिलिएटेड होने के बाद वो सब रीग्रुप और स्ट्रेटेजाइज करने के लिए रिट्रीट करती हैं। अजीब बात ये थी कि उनका स्ट्रेटेजी मीटिंग हारुका के मैजिक टेंट में हुआ क्योंकि उसकी एक्सपैंडिंग एबिलिटी से सभी आराम से फिट हो जाती हैं। हारुका को अब भी समझ नहीं आता कि उन्होंने उसके टेंट को क्यों चुना। कुछ देर की डेलिब्रेशन के बाद लड़कियां फिर से बाहर निकलती हैं, इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कि वो जीत जाएंगी। हारुका खुश है कि वो मोटिवेटेड है, लेकिन उसके दिमाग के पीछे कहीं उसे लगता है कि शायद वो इस बार भी नहीं जीतेंगी। जैसे ही लड़कियां बाहर जाती हैं, वो लड़की जो सुबह उसे जगाने आई थी हारुका के पास आती है। वो अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसने जानबूझकर हारुका के करीब आने की कोशिश की थी ताकि देख सके कि हारुका उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है या नहीं। वो एडमिट करती है कि शुरुआत में वो हारुका पर ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब शेल्टर, फूड और ट्रेनिंग की पेशकश के बाद उसे लगता है कि वो हारुका पर भरोसा कर सकती है। फिर वो कहती है कि कल फिर से उसे नाश्ते के लिए जगाने आएगी। हारुका ये जानकर कि अब वो उस पर ट्रस्ट करती है, मुस्कुरा देता है और कहता है कि वो कल का इंतजार करेगा। लेकिन क्योंकि अब भी हारुका को उसका नाम नहीं पता, वो उसे फिलहाल फिश गर्ल बुलाने का सोचता है। अगली सुबह हारुका फिर से फिश गर्ल से फिश पाकर बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन फिर वो बाकी लड़कियों को कोबाल्ट से बदला लेने की प्लानिंग करते हुए सुनता है। इससे पहले कि वो सब दौड़ पड़े, क्लास रैप उन्हें रोकती है और याद दिलाती है कि अगर उन्होंने पहले ट्रेनिंग नहीं की तो फिर से हार जाएंगी। वो सुझाव देती है कि पहले उन्हें गॉब्लिन्स के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब लड़कियां सच में गॉब्लिन से लड़ती हैं तो ये लड़ाई एक कंप्लीट डिजास्टर साबित
होती है। फिर भी कुछ लड़कियों को अब भी यकीन है कि वो कोबाल्ट्स के रिमैच के लिए तैयार हैं, जबकि बाकी लड़कियां अचानक से मिस्टीरियस इलनेसेस का बहाना बनाकर लड़ाई से बचने की कोशिश करती हैं। हारुका को इससे कोई खास उम्मीद नहीं थी और वो पूरी तरह से तैयार था कि अगर हालात खराब हो गए तो वो बीच में कूद जाएगा। लेकिन उसे सरप्राइज तब हुआ जब लड़कियों ने गॉब्लिन्स के साथ हुई गलतियों से सीख लिया और साथ में मिलकर काम करते हुए कोबाल्ट्स को हरा दिया। क्लास रैप उनकी विक्ट्री पर उन्हें कांग्रेचुलेट करती है और हारुका एक बड़ी राहत महसूस करता है, क्योंकि इसका मतलब है कि लड़कियां अब खुद का ख्याल रख सकती हैं और हारुका अपने लोनर लाइफ में लौट सकता है, या कम से कम वो यही सोचता है। लेकिन फिर क्लास रे हारुका के पास आकर उसका थैंक यू करती है, ये कहते हुए कि उसने उनके साथ पास के विलेज जाने के लिए हामी भर दी थी। हारुका को पूरा यकीन था कि उसने कभी नहीं कहा था कि वो उनके साथ जाएगा, लेकिन क्लास रैप बहुत जिद्दी होती है। अंत में हारुका हार मानकर अग्री कर लेता है कि वो उनके साथ विलेज जाएगा। कुछ समय बाद सभी अपने सामान के साथ तैयार होते हैं और जंगल से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। हारुका उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें नहीं पता कि जंगल के बाहर क्या खतरे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस बीच जंगल के किसी और हिस्से में उनकी क्लास का एक लड़का अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा होता है। गलती से पीछे देखने के चक्कर में वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है और खुद को अपने अटैकर के सामने कॉर्नर्ड पाता है। बचने का कोई रास्ता न देखकर उसी पल उसे गला घोंटकर मार दिया जाता है। दूसरी तरफ हारुका लड़कियों के साथ जंगल में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है पहले इन लड़कियों को डिलिंक्वेंट्स से बचाना होगा, लेकिन सबसे पहले इन्हें इस जंगल से बाहर निकालना है। तभी अचानक उनके सामने एक ऑर्क आ जाता है। लड़कियां घबराकर छिप जाती हैं, लेकिन हारुका सामने आता है और लड़ाई के लिए रेडी होता है। वो एकदम शान से कहता है कि वो उन्हें लड़ाई के बारे में कुछ सिखाने वाला है। हारुका ऑर्क की तरफ चार्ज करता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर स्विंग करता है और सरप्राइजिंगली वो उसे नहीं पाता। अब पता चला हारुका एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है और ऑर्क की स्टुपिडिटी पर हंस रहा होता है। उसे याद आता है कि नर्ड्स ने उसे बताया था कि ऑर्क्स फिजिकल अटैक्स के खिलाफ टफ होते हैं, लेकिन उन्हें मैजिक से हराया जा सकता है। वो अपनी एबिलिटीज चेक करता है और कुछ ऐसा देखता है जिसे ग्रैंड मैजिक कहा जाता है। उसे पता चलता है कि इसमें फायर, वाटर, अर्थ और विंड स्पेल्स शामिल हैं। ये सब उसे उसकी पैकिंग स्किल से मिले थे, सिवाय फायर मैजिक के। वो सोचता है कभी कभी डम्बेस्ट स्किल्स भी काम में आ सकते हैं। तभी ऑर्क उसे ढूंढ लेता है और फिर से स्विंग करता है, लेकिन हारुका आसानी से डॉज कर जाता है और मजाक में ऑर्क के सिर पर मारकर कहता है शांत हो जाओ, लेकिन ऑर्क शांत होने की बजाय अचानक मर जाता है। हारुका शॉक में रह जाता है क्योंकि फिजिकल अटैक्स इस पर काम नहीं करने वाले थे। उधर लड़कियां उसे डेथ स्टेयर्स देती हैं, क्योंकि ये सब उन्हें लड़ाई के बारे में कुछ सिखाने वाला नहीं था। फिर वो लोग दूसरे ऑर्क से टकराते हैं और इस बार हारुका अपनी फायर मैजिक का यूज करता है, जो उसने अपनी टेम्परेचर स्किल से हासिल किया था। एक ही हिट में वो मॉन्स्टर को मार देता है। फिर से हारुका शॉक्ड होता है और लड़कियां अब काफी अनॉयड होकर कहती हैं कि अगर वो सारे मॉन्स्टर्स को ऐसे ही एक ब्लो में मारता रहेगा तो वो कुछ नहीं सीखेंगी। सीन फिर शिफ्ट होता है रात में, जब लड़कियां डिनर कर रही होती हैं और हारुका उनके कैंप साइट के आसपास ट्रैप सेट कर रहा होता है ताकि किसी भी मॉन्स्टर के हमले को रोका जा सके। वो सोचता है कि उसका टेंट उन्हें मॉन्स्टर्स से दूर रखेगा और उसे किसी भी खतरे का पता भी देगा। वो अपनी अप्रेजल स्किल से मिले मैप पर नजर डालता है और देखता है कि आगे नदी मुड़ रही है। वो सोचने लगता है कि अब कौन सा रूट लेना चाहिए। तभी उसकी परसेप्शन स्किल एक्टिवेट होती है और उसे कुछ नियर बाय महसूस होता है। वो सोचता है कि शायद मॉन्स्टर होगा, लेकिन जब वो चेक करने जाता है तो इंसानों को देखता है। पहले तो हारुका सोचता है कि ये डिलिंक्वेंट्स होंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि ये जॉक्स हैं। हारुका राहत महसूस करता है कि बस वो लोग हैं और क्लास रैप दूर से उन्हें हारुका से बात करते हुए देखती है। हारुका मजाक में जॉक्स से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या वो भी लड़कियों के पीछे हैं। जॉक्स इससे इनकार करते हुए बताते हैं कि वो लड़कियों के लिए नहीं आए, बल्कि हारुका को ढूंढने आए हैं। हारुका अपने अंदाज में पूछता है कि क्या अब उन्हें लड़कों में दिलचस्पी है, लेकिन जॉक्स इरिटेटेड होकर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हारुका उनसे पूछता है कि वो लड़कियों से क्यों छिप रहे हैं, तो जॉक्स बताते हैं कि वो फिलहाल किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो हारुका को उस खतरनाक स्किल की याद दिलाते हैं जो पपेट या चार्म से भी ज्यादा खतरनाक है। हारुका जल्दी से समझ जाता है कि वो हाईजैक स्किल की बात कर रहे हैं। जॉक्स बताते हैं कि जबकि डिलिंक्वेंट्स पपेट और चार्म स्किल्स पर बहुत हंगामा कर रहे थे, उन्होंने कभी हाईजैक का जिक्र नहीं किया, जिसका मतलब है कि उनके पास वो स्किल नहीं है, लेकिन किसी और के पास हो सकती है। हारुका इस मौके को देखते हुए जॉक्स के साथ मजाक करता है, प्रिटेंडिंग कि उसके पास हाईजैक स्किल है, लेकिन जॉक्स इससे परेशान नहीं होते। वो कहते हैं कि अगर हारुका के पास होती भी तो वो ठीक रहेंगे। फिर वो पूछते हैं कि क्या उसके पास सच में वो स्किल है, और हारुका मानता है कि नहीं, लेकिन बताता है कि उसने सब्जुगेट स्किल सीख ली है। जॉक्स फ्रीक आउट कर जाते हैं, ये सोचते हुए कि सब्जुगेट और भी खतरनाक हो सकती है, लेकिन फिर खुद को समझाते हैं कि हारुका एक लोनर है और हमेशा लोनर रहेगा, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हारुका बेफिक्र होकर कहता है कि लोनर होने में कुछ गलत नहीं है। जॉक्स फिर बताते हैं कि उनका एकमात्र मकसद हारुका को हाईजैक स्किल के बारे में चेतावनी देना था और उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। वो हारुका से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्लास रैप और लड़कियों से उनकी तरफ से माफी मांगे, और हारुका अग्री कर लेता है। जॉक्स चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि क्लास रैप ने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी। अगले दिन हारुका लड़कियों से कहता है कि वो फिर से जंगल में जाने वाले हैं और उन्हें अपने गियर तैयार करने को कहता है। सभी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखती हैं, जिससे हारुका सोचता है कि शायद उन्होंने नाश्ते में कुछ अजीब खा लिया है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा पम्प्ड अप लग रही हैं। थोड़ा ग्रुप से हटते ही क्लास रैप हारुका को प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाती है। अकेले होते ही वो जॉक्स द्वारा बताई गई बातों का जिक्र करना चाहती है। अभी हारुका को याद आता है
है कि उसे जॉक्स की तरफ से माफी मांगनी है, लेकिन क्लास रैप कुछ और ही बात करने आई है। वो थोड़ी नर्वस और हेजिटेंट दिखती है, जैसे उसे कुछ इंपॉर्टेंट छिपा हुआ सच बताना हो। हारुका तुरंत समझ जाता है क्लास रैप के पास हाईजैक स्किल है। ये सुनकर क्लास रैप हैरान हो जाती है और पूछती है कि हारुका को कैसे पता चला। हारुका मजाक में कहता है कि उसे बस एक बार देखकर सब समझ आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जॉक्स को ये पता नहीं चला। क्लास रैप परेशान होकर पूछती है कि अगर हारुका को पता था तो उसने उसकी मदद क्यों की। वो सोचती है कि क्या हारुका उससे डरता नहीं है, क्योंकि हाईजैक स्किल किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन हारुका चिल अंदाज में कहता है कि उसके पास डरने की कोई वजह नहीं है। क्लास रैप फिर समझाती है कि हाईजैक स्किल किसी की एबिलिटीज चुराकर उनकी जान ले सकती है। ये सुनकर कोई भी डर जाएगा, लेकिन हारुका फिर से फेंकते हुए कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि नर्ड्स ने भी उसे लेकर ऐसा ही महसूस किया होगा, इसलिए उन्होंने उसे अकेला छोड़ा था। वो कहते हैं नर्ड्स को राहत मिली थी कि हाईजैक स्किल क्लास रैप के पास है। हारुका कहता है कि उसे भी यही लगता है। ये सुनकर क्लास रैप खुशी और राहत से रोने लगती है। हारुका मजाक में कहता है कि वो हाल ही में बहुत रो रही है, जिस पर क्लास रैप गुस्से में जवाब देती है कि ये सब उसी की गलती है। हंसते हुए हारुका भागने का नाटक करता है, जैसे उसे उसकी आंखों में आंसू लाने का ब्लेम मिला हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ब्रेक ले रहे हैं और हारुका जूस लेकर आता है। मजाक में कहता है कि वो इसके लिए उनसे पैसे लेगा। क्लास रैप नाराज होकर कहती है कि वो अपने दोस्तों से प्रॉफिट कमाने की कोशिश बंद करे। सब हंसते हैं और अपनी जर्नी जारी रखते हैं। हारुका देखता है कि वो स्केड्यूल से आगे हैं, लेकिन उन्हें शायद आज रात फिर से कैंप करना पड़ेगा। फिर वो एक नदी देखता है और सोचता है कि कुछ नया ट्राई करने का ये अच्छा मौका है। वो क्लास रैप और लड़कियों से कहता है कि वो सब संभाल लें और खुद स्काउटिंग के लिए निकलता है। कुछ दूर जाकर हारुका अपनी मैजिक रैप स्किल का यूज करता है और खुद को हल्का करने के लिए पेड मैजिक का यूज करता है। अब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए खुद को निंजा की तरह महसूस करता है, लेकिन एक्साइटमेंट में वो बहुत ऊंचा कूद जाता है और हवा में रह जाता है। इसके बाद वो सीधे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन लकीली उसकी मैजिक रैप उसे बचा लेती है। रात को हारुका कैंप में लौटता है, चोटिल और लड़खड़ाता हुआ। क्लास रैप तुरंत सस्पिशियस हो जाती है और पूछती है कि स्काउटिंग में ऐसा क्या हुआ जो उसे ऐसा दिखा रहा है, ऐसे उसने किसी लड़ाई में हार खाई हो। हारुका शर्मीले अंदाज में बताता है कि वो बहुत ऊंचा कूद गया और चेहरे के बल गिर गया। क्लास रैप उसकी स्टुपिडिटी पर गुस्से में आ जाती है और हारुका उसे शांत करने के लिए बेरीज ऑफर करता है, लेकिन क्लास रैप उसे इग्नोर करके चली जाती है। अगले दिन हारुका की स्काउटिंग के बावजूद ग्रुप अच्छा प्रोग्रेस करता है। रास्ते में कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो सब उनका आसानी से सामना कर लेते हैं। आखिरकार वो जंगल से बाहर निकलते हैं। लड़कियां ओपन प्लेन्स देखकर खुश हो जाती हैं, ये सोचते हुए कि शायद टाउन अब पास है। लेकिन हारुका अब ज्यादा सतर्क हो जाता है, क्योंकि खुली जगह में वो ज्यादा एक्सपोज्ड है। उसे सामने की हिल्स दिखाई देती हैं, जो उसकी व्यू ब्लॉक कर रही होती हैं। इसलिए वो अपनी स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि उसे एक नई स्किल मिली है, जिसका नाम है एयर वॉक। बिना सोचे समझे वो इस स्किल का यूज करता है और लिटरली हवा में चलने लगता है। क्लास रैप उसे ऊपर देखकर शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाती है, लेकिन हारुका अपनी नई स्किल को टेस्ट करने में इतना बिजी होता है कि उसे सुनता ही नहीं। आखिर में हारुका क्लास रैप की आवाज सुनता है और वो पूछती है कि क्या वो इतनी ऊंचाई पर ठीक रहेगा। हारुका कैजुअली जवाब देता है कि सब ठीक है और वो बस एरिया चेक कर रहा है ताकि सबकी सेफ्टी कंफर्म कर सके। हारुका अपने आसपास का इलाका स्कैन करता है और देखता है कि कुछ लोग मॉन्स्टर्स द्वारा अटैक्ट हो रहे हैं। वो तुरंत क्लास रैप को ये बात बताता है और क्लास रैप इंसिस्ट करती है कि उन्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हारुका, जो हमेशा प्रैक्टिकल सोचता है, कहता है कि सिर्फ इसलिए उन्हें मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है इसका मतलब ये नहीं वो अच्छे लोग हैं। उसे पता है कि लड़कियां अक्सर दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेती हैं। क्लास रैप चाहती है कि उनकी सबसे तेज रनर उन लोगों की मदद के लिए भेजी जाए, लेकिन हारुका उसे बताता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो समय पर नहीं पहुंच पाएगी। वो ये भी कहता है कि हो सकता है वो लोग बैंडिट्स हों और उन्हें इस चीज को नजरअंदाज करना ही सुरक्षित रहेगा, लेकिन क्लास रैप इससे सहमत नहीं होती। वो दृढ़ता से कहती है कि अगर वो बुरे लोग हुए तो वो उनसे निपट लेगी, लेकिन अगर वो बेगुनाह हैं तो वो उनकी मदद करना चाहती है। हारुका क्लास रैप के जवाब से इंटरनली आंखें घुमाते हुए सोचता है कि ये तो वही कहेगी। फिर वो खुद ही उन्हें बचाने का फैसला करता है, जिससे लड़कियां हैरान हो जाती हैं। हारुका सोचता है कि वो इतनी तेजी से दौड़कर समय पर नहीं पहुंच सकता, तो उसे कुछ और करना पड़ेगा। मैजिक रैप और वेट मैजिक इस बार काफी नहीं होंगे, इसलिए वो कुछ नया ट्राई करने का सोचता है। वो अपने फिजिकल एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए मैजिक रैप का यूज करता है और वेट मैजिक से खुद को हल्का करता है। इसके बाद वो विंड मैजिक का यूज करके खुद को हवा में लॉन्च करता है, लेकिन दुर्भाग्य से क्लास रैप भी उसके गस्ट में फंस जाती है। हारुका हवा में सोर करते हुए अपनी नई एयर वॉक स्किल का यूज करता है, जिससे वो और तेजी से आगे बढ़ता है। वो खुद से इम्प्रेस्ड होता है, सोचता है कि इन स्किल्स के साथ वो कहीं भी जा सकता है। तभी उसे एहसास होता है कि क्लास रैप उसे पकड़े हुए है। हारुका उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो क्लास रैप एक्सप्लेन करती है कि वो उसकी विंड मैजिक में फंस गई और उसे रुकने को कहती है। हारुका कैजुअली कहता है कि उसने अब तक रुकने का तरीका नहीं सीखा है। वो सीधा उन मॉन्स्टर्स में क्रैश कर जाते हैं जो उन लोगों पर हमला कर रहे थे और एक्सीडेंटली उन्हें हरा देते हैं। हारुका खुद को संभालते हुए उन लोगों से पूछता है कि क्या वो ठीक है। उनमें से एक, जो अब भी शॉक में है, जवाब देता है कि असल में ये सवाल उन्हें हारुका से पूछना चाहिए था। फिर भी वो हारुका का थैंक्स करते हैं, ये समझे बिना कि ये कैओटिक रेस्क्यू कैसे हुआ। उनके ग्रुप का लीडर अपना नाम ऑफर बताता है और उसका दोस्त अपना नाम गिग टेक बताता है। हारुका इस बात से राहत महसूस करता है कि उन्हें लैंग्वेज बैरियर से डील नहीं करना पड़ेगा। फिर हारुका उनसे पूछता है कि उन्हें मॉन्स्टर्स ने अटैक क्यों किया। वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस इलाके में मर्चेंट्स पर लगातार हमले हो
रहे हैं और एडवेंचरर्स गिल्ड ने इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक क्वेस्ट निकाली थी। उन्हें लगा था कि ये इजी मनी होगी, इसलिए उन्होंने इस जॉब को लिया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये उनके बस से बाहर था। हारुका फिर एक बड़ा सा वुल्फ देखता है जिसे बिग ग्रीन वुल्फ कहा जाता है। ऑफर अपनी टीम से कहता है कि जो कुछ भी बचा है उसे इकट्ठा कर ले, लेकिन वो साफ तौर पर फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं क्योंकि उनका मिशन फेल हो गया है। जब तक लड़कियां वहां नहीं पहुंचती, हारुका डिसाइड करता है कि वो एडवेंचरर्स के लिए मशरूम्स बना देगा। जब एडवेंचरर्स खाना खाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हारुका ने उन्हें स्टैमिना कैप्स परोसी है, जो कि एक रेयर और कीमती मशरूम होती है। वो शॉक्ड होते हैं कि हारुका इतनी कीमती चीज उनके साथ शेयर कर रहा है और हारुका सरप्राइज्ड होता है कि ये मशरूम्स रेयर भी हैं। उसे पता चलता है कि स्टैमिना कैप्स न सिर्फ एनर्जी रिस्टोर करती हैं बल्कि वुंड्स को हील करने में भी मदद करती हैं। थोड़ी देर बाद क्लास रैप उठती है और बाकी लड़कियां भी वहां पहुंच जाती हैं। जब वो एडवेंचरर्स को देखते हैं तो स्टंट रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक असली एल्फ और नाइट होते हैं। अब जब एडवेंचरर्स फिर से खड़े हो चुके हैं तो वो सबको टाउन की ओर गाइड करते हैं। थोड़ी देर बाद ओमू टाउन दिखाई देता है और लड़कियां एक्साइटमेंट में टाउन की ओर दौड़ पड़ती हैं। पूरी ग्रुप साथ में टाउन में एंटर करती है। सीन फिर शिफ्ट होता है डिलिंक्वेंट्स की तरफ, जो अपनी एबिलिटीज को लेवल अप करने में बिजी होते हैं। अपनी ट्रेनिंग के बाद वो कॉन्फिडेंट होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो लड़कियों का पीछा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तनाका सुझाव देता है कि पहले उन्हें नर्ड्स के ग्रुप को टारगेट करना चाहिए ताकि वो उन्हें फोर्स करके पपिटियर और चार्म स्किल्स अनलॉक करवा सके। डिलिंक्वेंट्स को ये आइडिया पसंद आता है और वो जल्दी से अग्री कर जाते हैं। इस बात से अनजान के जॉक्स उनकी पूरी प्लान को चुपके से सुन रहे हैं। ओमू टाउन में आते ही गर्ल्स एक्साइटमेंट में उछल रही हैं। शहर के हर चीज पर उनकी नजरें ठहरी हैं और हर चीज को देखकर वो लोग वाव कर रही हैं। लेकिन तभी क्लास रैप उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं और उन्हें अभी ढेर सारा काम करना है। वो एक्साइटेड गर्ल्स को इकट्ठा करने के लिए भागती है और पीछे हारुका बस मुस्कुराते हुए सोच रहा है कि अब सबको सेफली शहर में पहुंचा दिया है तो अब उसे उनकी जरूरत नहीं, मतलब वो फाइनली अपने पीसफुल और केयरफ्री लाइफस्टाइल में वापस लौट सकता है। लेकिन दूसरी ओर क्लास रैप गर्ल्स को कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है और थक हार कर हारुका से मदद मांगती है। लेकिन हारुका तो पहले ही आराम से एक कोने में चिल कर रहा है, सोचता है कि उसका काम तो खत्म हो गया। क्लास रैप को ये देखकर फ्रस्ट्रेशन होती है, पर वो सबको इकट्ठा करती है और एक प्लान बनाती है। पहले वो लोग एडवेंचरर्स गिल्ड जाकर अपने लूट को बेचेंगे, फिर गिल्ड में रजिस्टर करेंगे और रात के लिए कोई इन रेंट पर लेंगे। इसी बीच वो लोग ये भी पूछेंगे कि किसी ने हाल ही में नर्ड्स को देखा है या नहीं। प्लान तो सॉलिड है, लेकिन पॉपुलर गर्ल्स को बुरा लगता है कि क्लास रैप नर्ड्स को साइड क्वेस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। क्लास रैप माफी मांगती है और हारुका पॉपुलर गर्ल्स को टीज करता है कि वो नर्ड्स की इतनी केयर क्यों कर रही हैं। थोड़ी देर बाद पूरा ग्रुप एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है और हारुका के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इंटिमिडेटिंग वाइब मिलती है। अंदर घुसते ही हॉस्टाइल नजरें उन पर पड़ती हैं और हारुका के इंस्टिंक्ट्स उसे बाहर निकलने को कह रहे होते हैं। लेकिन तभी ऑफर उसे बताता है कि गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहता है। हारुका को ये अच्छा साइन नहीं लगता तो वो क्लास रैप से कहता है कि वो गर्ल्स का रजिस्ट्रेशन करा ले, जबकि वो ऊपर गिल्ड मास्टर से मिलने जा रहा है। गिल्ड मास्टर के ऑफिस में पहुंचते ही हारुका को एक भारी भरकम आदमी दिखता है, पर उसे सरप्राइज होता है जब गिल्ड मास्टर उसे सिर्फ ऑफर और उसकी टीम को बचाने के लिए धन्यवाद कहने बुलाता है। सब ठीक से निपटने के बाद हारुका वापस नीचे आता है और काउंटर पर जाकर मैजिक स्टोन्स बेचने का प्रोसेस शुरू करता है। वो कैजुअली अपने बैग से ढेर सारे स्टोन्स निकाल देता है। अटेंडेंट थॉडी शॉक्ड होती है और हारुका से कहती है कि उसने अपने 2 दिन के ओवरटाइम का काम उसके डेस्क पर डाल दिया है। वो उसे कल वापस आने को कहती है ताकि वो बाकी स्टोन्स का अप्रेजल कर सके। इसी बीच गर्ल्स ने अपने एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया होता है, जिसका मतलब अब हारुका की बारी है। वो कॉन्फिडेंटली रजिस्ट्रेशन रूम में जाता है, लेकिन उसकी स्माइल जल्दी ही गायब हो जाती है। गिल्ड वर्कर उसे बताता है कि वो एडवेंचरर बनने के लिए अभी काफी वीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम लेवल 10 चाहिए और अगर हारुका को सोलो एडवेंचरर बनना है तो लेवल 20 चाहिए, जबकि वो अभी सिर्फ लेवल 9 है। ऊपर से उसकी लोनर स्किल की वजह से वो पार्टी ज्वाइन भी नहीं कर सकता, तो लगता है कि फिलहाल वो अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। उस रात क्लास रैप सबको गिल्ड के अरेंज किए गए लॉज पर ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही हारुका थोड़ा फ्रीक आउट हो जाता है क्योंकि वो जगह लव होटल जैसी लग रही है। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वो वैसा नहीं है और सभी लोग गुड नाइट बोलकर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं और क्लास रैप एक्साइटेडली बताती है कि टाउन काफी सेफ है, तो वो लोग आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। गर्ल्स सुपर थ्रिल्ड होती हैं और शॉपिंग ट्रिप प्लान करने लगती हैं। हारुका देखकर सोचता है कि अब ये लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, तो जैसे ही क्रिस्टल्स के लिए पेमेंट मिल जाएगी वो वापस जंगल की ओर निकल जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद हारुका गिल्ड में जाकर चेक करता है कि उसके मैजिक स्टोन्स का अप्रेजल हो गया है या नहीं, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे स्टाफ की ओर से सिंसियर अपॉलॉजीज मिलती हैं। अब पता चलता है उनके पास इतनी कैश नहीं है कि वो उसे एक बार में पे कर सकें। गिल्ड मास्टर खुद बाहर आता है और हारुका से माफी मांगते हुए पूछता है कि क्या वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में ले सकता है। हारुका शांत अंदाज में कहता है उसे कोई दिक्कत नहीं है और ये सुनकर गिल्ड मास्टर रिलीफ की सांस लेता है। इस बीच गिल्ड मास्टर उसे जितना अप्रेज हुआ है उतना दे देता है, एक बैग में 8 मिलियन। हारुका और क्लास रैप ने ओमो में समझा कि यहाँ का करेंसी वैल्यू अर्थ जैसा ही है, मतलब हारुका तो जैकपॉट हिट कर चुका है। पे आउट इतना मैसिव इसलिए है क्योंकि हारुका ने इतने सारे फैंग स्टोन्स लाए हैं जितने गिल्ड ने कभी नहीं देखे और ऊपर से उसने कुछ ग्रीन वुल्फ्स भी मारे जिससे रिवॉर्ड और भी बढ़ गया। अब इतनी बड़ी रकम हाथ में लेकर हारुका सोचता है कि फॉरेस्ट जाने से पहले कुछ शॉपिंग कर ले। तब गेट एच कहता है कि उसके पास एक जगह
है जो हारुका को पसंद आएगी। हारुका अस्यूम करता है कि वो उसे किसी अडल्ट प्लेस में ले जा रहा है, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के लिए गेटच उसे एक पुराने से वेपन शॉप में ले जाता है। यह शॉप रेयर गियर में स्पेशलाइज करती है जो डंजन से कलेक्ट किया गया है, और चूंकि हारुका खुद एक ऑड केस है तो गेटच को लगा कि ये जगह उसके लिए परफेक्ट रहेगी। शॉप थोड़ी जर्जर सी दिखती है, लेकिन गेटच के मुताबिक क्वालिटी टॉप नॉच है। हारुका गेटच के जजमेंट पर भरोसा करते हुए चीजें देखने लगता है। इक्विपमेंट भले ही थोड़ा अजीब सा दिखता हो, लेकिन उनके इफेक्ट्स नेक्स्ट लेवल हैं। हारुका पूरा दिन शॉप में बिता देता है। जैसे ही वो शॉपिंग खत्म करने को होता है, उसकी नजर एक नेकलेस पर जाती है। नेकलेस देखने में तो सिंपल है, लेकिन जब वो अप्रेजल स्किल यूज करता है तो एक क्रिप्टिक मैसेज मिलता है, फिट 7। ये वही मैसेज है जो उसे विलेजर सेट पर मिला था। क्यूरियस होकर वो शॉपकीपर से पूछता है कि इसका मतलब क्या है। शॉपकीपर बताता है कि ये नेकलेस पहनने वाले को 7 अलग अलग आइटम्स के इफेक्ट्स कंबाइन करने का मौका देता है और उन्हें एक साथ यूज कर सकता है। ये सुनकर हारुका की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अगर ये इफेक्ट उसके विलेजर सेट पर अप्लाई होता है तो वो अपने गियर में और भी इफेक्ट्स ऐड कर सकता है। हारुका आइटम्स के बेस्ट कॉम्बिनेशंस खोजने ही वाला था कि तभी क्लास रेप शॉप में घुसती है और उस पर देर तक बाहर रहने के लिए चिल्लाती है। हारुका रियलाइजेस करता है कि वो यहाँ कई घंटे बिता चुका है, और जैसे ही वो एक आइटम पकड़ता है वो अचानक रिएक्ट कर जाती है और उसके सामने रखे सभी आइटम्स एक में फ्यूज हो जाते हैं। शॉपकीपर जाहिर तौर पर गुस्सा हो जाता है और हारुका को याद दिलाता है कि उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया और वो सब गियर उसे 10 मिलियन ARA से ज्यादा में पड़ा था। हारुका पैनिक करने लगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। गेटच बीच में आकर शॉपकीपर से हारुका के 8 मिलियन ARA को कॉम्प्रोमाइज के रूप में एक्सेप्ट करने की गुजारिश करता है। अगले दिन हारुका थोड़ा रिग्रेट कर रहा होता है क्योंकि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए और अब वो पूरी तरह से ब्रोक हो चुका है। उसे वापस क्रिस्टल्स कलेक्ट करने जाना है, लेकिन दिक्कत यह है कि बिना रजिस्टर्ड एडवेंचरर बने टाउन छोड़कर मॉन्स्टर्स हंट करने नहीं जा सकता। उसने चोरी छिपे कुछ गर्ल्स के साथ बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन क्लास रैप ने उसे पकड़ लिया और फिर से सुनाया। अब उसने एक परफेक्ट प्लान बनाया है। उसका विलेजर क्लोक इनविजिबिलिटी क्लोक के साथ फ्यूज हो गया है, तो उसे लगता है कि ये उसकी सिटी से बाहर स्नीकी तरीके से निकलने की टिकट है। वो क्लास रैप और गर्ल्स के पास से निकलता है, थोड़ा गिल्टी महसूस करते हुए कि गुड बाय नहीं कह रहा, लेकिन वो जानता है कि अगर क्लास रैप को पता चल गया तो वो उसे जरूर रोक लेगी। हारुका लॉज से सक्सेसफुली बाहर स्नीकी तरीके से निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही गलती कर बैठता है। वो इनविजिबिलिटी क्लोक उतार लेता है, ये सोचकर कि वो अब क्लियर है। जैसे ही वो दीवार पार करने की कोशिश करता है, कुछ गर्ल्स जो बाहर ही घूम रही थी उसे देख लेती हैं। हारुका पैनिक में अपना बैलेंस खो देता है और दीवार से टकरा जाता है, फिर जमीन पर गिरता है और दर्द से कराहता है। एथलेटिक ग्रुप उसे देखकर कंफ्यूजन में पूछती है कि वो आखिर दीवार कूदकर कहां जा रहा था। हारुका तुरंत नोटिस करता है कि उनमें से एक लड़की मिसिंग है। अपनी परसेप्शन स्किल का यूज करते हुए वो उसे लोकेट करता है और देखता है कि वो बीच सड़क पर कपड़े उतारने वाली है। हारुका और बाकी एथलेटिक गर्ल्स तुरंत उसे रोकने दौड़ पड़ते हैं और थैंकफुली वो टाइम पर पहुंचकर उसे फुली अनड्रेस होने से रोक लेते हैं। लेकिन तब तक हारुका के भागने के प्लान में पूरी तरह से पानी फिर चुका था। अगले दिन सभी गर्ल्स गिल्ड के लिए एक क्वेस्ट कंप्लीट करने की तैयारी कर रही होती हैं। हारुका फिर से उनके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन क्लास रेप तुरंत उसे मना कर देती है क्योंकि उसे हारुका पर अब भरोसा नहीं है, खासकर उसके कल वाले स्टंट के बाद। वो हारुका को कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगी और हारुका भी कहता है कि वो वेट करेगा, लेकिन जैसे ही क्लास रेप और बाकी निकलते हैं, हारुका की मुस्कान वापस आ जाती है। उसे वेट करने का कोई इरादा नहीं है। वो कल की गलती से सीखते हुए इस बार क्लोक पहने रखता है जब तक कि वो सेफली सिटी के बाहर नहीं पहुंच जाता। जैसे ही वो बाहर क्लियर जोन में आता है, क्लोक उतार देता है। अब वो ऑफिशियली सिटी के बाहर है और उसके आरामदायक फॉरेस्ट हाउस के बीच कोई बाधा नहीं है। लेकिन जैसे ही हारुका फॉरेस्ट की ओर बढ़ता है, उसकी नजर दूर कुछ डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स पर जाती है। नॉर्मली ये एक साइड क्वेस्ट का इशारा होता है, लेकिन हारुका को इसकी कोई परवाह नहीं क्योंकि उसे बस अपने घर लौटना है, तो वो इसे इग्नोर कर देता है। आगे चलते हुए वो गॉब्लिन्स का एक ग्रुप भी देखता है और ये कुछ क्विक एक्सपीरियंस पॉइंट्स के लिए परफेक्ट मौका है। फिर भी वो इसे भी इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका प्रायोरिटी फॉरेस्ट है, अभी लेवलिंग अप नहीं। अभी वो एक कैरेज को देखता है जो बैंडिट्स के अटैक में फंसी है। अंदर के लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, पर हारुका एक सेकंड सोचकर इसे इग्नोर करता है क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, बैंडिट्स उस पर अटैक करने लगते हैं। हारुका इरिटेट होकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन बैंडिट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस पर अटैक करने ही लगते हैं। तो हारुका के पास एक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। एक ही फायर स्पेल में वो उन्हें पूरी तरह से रोस्ट कर देता है। जो स्टाफ वो यूज कर रहा है वो उन अजीब आइटम कॉम्बिनेशंस में से है, लेकिन वो उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल निकलता है। बैंडिट्स स्ट्रगल करते हुए उठते हैं और हारुका अननेसेसरी ड्रामा से बचने के लिए उन्हें वार्न करता है कि अगर उन्हें अपनी भलाई प्यारी है तो उसे अकेला छोड़ दें। बैंडिट्स उसके मैजिक से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और अस्यूम करते हैं कि ये उसकी एकमात्र स्ट्रेंथ है, इसलिए वो क्लोज कॉम्बैट में रश करते हैं। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि हारुका एफर्टलेसली हर एक को एक सिंगल स्ट्राइक में हरा देता है। बैंडिट शॉक में है, वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि एक लड़का उन्हें इस तरह से बीट कर रहा है। डेस्परेट होकर वो हारुका से पूछते हैं उसका जॉब क्या है। ये सुनकर हारुका का मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है और ये बात उसे चुभती है। बैंडिट्स उसका स्टेटस चेक करते हैं ताकि समझ सकें कि वो किससे लड़ रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि हारुका सिर्फ लेवल 9 है तो वो फिर से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अगर वो अपने वेपन स्किल्स यूज
यूज करे तो उसे हरा सकते हैं। बैंडिट्स लेवल 20 पर वेपन स्किल्स अनलॉक करते हैं। हारुका के पास ये स्किल नहीं है, उसे वेपन स्किल्स की ताकत के बारे में पता है तो वो थोड़ा नर्वस फील करने लगता है। फिर भी जैसे ही बैंडिट्स अपने वेपन स्किल्स यूज करते हैं वो हर बार स्ट्राइक करने से पहले अपनी अटैक नेम चिल्लाते हैं, जिससे हारुका आसानी से हर मूव डॉज कर लेता है और आखिर में बैंडिट्स एग्जॉस्शन से कोलैप्स हो जाते हैं। तभी हारुका नोटिस करता है कि उसके पीछे एक लड़की आ रही है। लड़की खुद को मारियल बताती है और थैंक्स बोलती है कि हारुका ने उसकी मदद की, लेकिन फिर हिचकिचाती है क्योंकि उसे याद आता है कि हारुका ने पहले उसे इग्नोर करने की कोशिश की थी। फिर भी वो अप्रिशिएट करती है कि उसने आखिरकार हेल्प की। वो एक फेवर मांगती है। उसके फादर एक नियर बाय सिटी के लॉर्ड हैं और वो चाहती है कि हारुका उसे वहां तक अकम्पनी करे क्योंकि वो अपनी सेफ्टी को लेकर चिंता में है। हारुका पहले तो इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन रिवॉर्ड का नाम सुनकर उसका इंटरेस्ट जाग जाता है। आखिरकार वो उसे एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही हारुका और मरियल साथ सफर करते हैं, मरियल उससे कैजुअल बात करने लगती है और पूछती है कि जब वो मिले थे तो वो कहाँ से आ रहा था। ये सुनते ही हारुका अपने पिछली सिटी की कंप्लेंट्स में लग जाता है। वो कंप्लेन करता है कि गिल्ड के पास उसे पैसे देने तक के लिए फंड्स नहीं थे। उन्होंने उसे एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करने से मना कर दिया और सिटी ने उसे बिना परमिट के बाहर भी नहीं जाने दिया। मरियल को रियलाइज होता है कि हारुका उसी सिटी की बात कर रहा है जिसे उसका फादर रन करता है। ये जानकर मरियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इस बात से निराश कि हारुका उसके घर की इतनी खराब इमेज रखता है। हारुका को भी रिग्रेट महसूस होने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि मरियल लॉर्ड ओमो की बेटी है और जिस कैरेज को वो एस्कॉर्ट कर रहा है वो उसे उसी जगह ले जा रही है जहाँ से वो इतनी मुश्किल से निकला था। अब हारुका को इस साइड क्वेस्ट के लिए हाँ कहने का गहरा रिग्रेट होता है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में हाई टेंशन होती है क्योंकि जिम ब्रोस और डिलिंक्वेंट्स आमने सामने होते हैं। जिम ब्रोस किसी भी हालत में डिलिंक्वेंट्स को लड़कियों को हर्ट नहीं करने देना चाहते और डिलिंक्वेंट लीडर के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर उसे इन्हें मारना भी पड़े। जैसे ही लीडर अपनी तलवार उठाकर हमला करने की कोशिश करता है वो अचानक किसी के द्वारा पीछे से स्टैब्ड हो जाता है। दोनों जॉक्स और डिलिंक्वेंट्स स्टन्ड हैं कि उन्होंने अभी क्या देखा। जैसे ही बाकी डिलिंक्वेंट्स अपने गिरे हुए साथी का बदला लेने की कोशिश करते हैं, पहला अटैकर भी एक क्विक स्टैब से उन्हें गिरा देता है। आखिरी दो डिलिंक्वेंट मिलकर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैकर उतनी ही जल्दी उनसे भी निपट लेता है। जॉक्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटैकर उनसे भी तेज निकलता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। इस बीच हारुका मैरियल के साथ वापस टाउन में ड्रैग्ड होता है और वो खुश नहीं है। वो नहीं आना चाहता था, लेकिन मैरियल के टीयर्स देखकर उसने शांति बनाए रखने के लिए मान लिया। लॉर्ड्स हाउस पहुंचने के बाद मैरियल उसे अकेला छोड़ देती है और हारुका चारों ओर नजर घुमाता है। ये जगह जितनी फैंसी है उससे उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन एग्जिट करने से पहले मैरियल वापस आ जाती है और अपसेट होती है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है, जबकि उसने उससे साफ तौर पर इंतजार करने के लिए कहा था। फिर मैरियल उसे रुकने के लिए इंसिस्ट करती है क्योंकि उसने उसे थैंक्स बोलने के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। हारुका पहले तो रुकने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन मैरियल की जिद देखकर वो मान जाता है। फिर मैरियल उसे एक फीस्ट दिखाती है जो उसने उसके लिए प्रिपेयर किया है और हारुका का एटीट्यूड पूरी तरह बदल जाता है। ये पूरा सेटअप मैरियल का अप्रिशिएशन दिखाने का तरीका है, लेकिन जल्द ही मैरियल अनॉयड हो जाती है क्योंकि हारुका उसे पूरी तरह इग्नोर करके बस खाना खा रहा होता है। जैसे ही वो खाने में लगा होता है, मैरियल अपने मेड को बाकी रिवॉर्ड लाने के लिए कहती है। उसे एक मनी बैग मिलता है, लेकिन वो उतना एक्साइटेड नहीं दिखता। मैरियल को नोटिस होता है कि हारुका सिटी में रजिस्टर्ड नहीं था, तो उसने उसके लिए कस्टम आईडी कार्ड बनवा दिया जिससे वो फ्रीली सिटी में एंटर और एग्जिट कर सके। लेकिन हारुका डिजर्ट में इतना खोया हुआ है कि उस पर मुश्किल से ध्यान दे रहा है। अगले दिन क्लास रैप और बाकी लड़कियां हारुका से पूछताछ करने लगती हैं कि पिछली रात क्या हुआ। हारुका बताता है कि उसे बस लोकल लॉर्ड के मैंशन में बुलाया गया था। क्लास रैप को पता चलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज्ड है कि लॉर्ड उसे क्यों मिलना चाहता था। हारुका अपने स्टोरी को अनक्लियर रखता है और रिवील नहीं करता कि उसने मरियल से एक फेल्ड एस्केप अटेम्प्ट के दौरान मुलाकात की थी। आखिरकार लड़कियां उसे छोड़ देती हैं और एक मिशन के लिए निकलने का डिसाइड करती हैं, लेकिन जाने से पहले क्लास रैप उसे याद दिलाती है कि वो टाउन नहीं छोड़ सकता। हारुका इस बार अनयूजुअली एग्रीएबल लगता है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता है कि उसके पास अब कस्टम आईडी है जिससे वो आसानी से टाउन से बाहर जा सकता है। लेकिन जाने से पहले वो कुछ चीजें सेटल करता है, नया गियर खरीदता है, अच्छा खाना खाता है और क्लास रैप के लिए एक नोट छोड़ता है, होपिंग कि ये उसे गुस्सा होने से रोकेगा जब उसे पता चलेगा कि वो चला गया है। नोट में वो कहता है कि वो फॉरेस्ट में जिम ब्रोस को चेक करने जा रहा है। ये मोस्टली एक बहाना है, लेकिन उसे उन मसल हेड्स की थोड़ी फिक्र है। आईडी दिखाकर उसे टाउन से एग्जिट करने की क्लियरेंस मिल जाती है और इस बार वो डिटरमिन्ड है कि उसे कोई ट्रबल नहीं करेगा। जल्द ही वो वापस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और राहत महसूस करता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था। घर पहुंचने की एक्साइटमेंट में वो अपना गार्ड थोड़ा लूज कर देता है और तभी एक ऑर्क उस पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हारुका की स्टैट्स इतनी हाई होती हैं कि उस पर इस तरह के अटैक का कोई असर नहीं होता और वो बस एक ही हिट में ऑर्क को नीचे गिरा देता है। उसे ये देखकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इस फॉरेस्ट में ऑर्क्स आमतौर पर नहीं घूमते और फिर उसे नियर बाय एक ताजा ह्यूमन ब्लड ट्रेल मिलता है और उसे समझ में आता है ये जॉक्स का खून है क्योंकि नर्ड्स तो इतनी आसानी से नहीं हार सकते। वो खून के निशान का पीछा करता है और थोड़ी देर में उसे जॉक्स एक पेड़ के नीचे घायल और खून से लथपथ मिलते हैं। पहले तो हारुका को लगता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन पास जाकर देखता है कि वो अभी सांस ले रहे हैं। बिना वक्त गंवाए हारुका अपनी इन्वेंट्री में मौजूद सारे हीलिंग पोशंस उन पर डाल देता है। जैसे ही जॉक्स होश में आते हैं वो बताते हैं कि उन पर तनाका ने हमला किया था। हारुका को पहले लगा था कि शायद डेलिंक्वेंट्स
डेलिंक्वेंट्स ने उन पर हमला किया होगा, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब वो सुनता है कि सारे डेलिंक्वेंट्स तो मारे जा चुके हैं। हारुका तुरंत पूछता है कि क्या नर्ड्स पर भी हमला हुआ था, लेकिन जॉक्स को कोई जानकारी नहीं। उनका कहना है कि नर्ड्स तो काफी पहले जंगल से बाहर चले गए थे। जॉक्स हारुका को चेतावनी देते हैं कि टनाका अब इंसेनली पावरफुल हो चुका है, वो मुश्किल से उसके खिलाफ कुछ सेकंड्स भी टिक पाए और उसने उनके सारे ओवरपावर्ड वेपन्स भी छीन ली। जॉक्स का मानना है कि टनाका का अगला टारगेट क्लास रैप हो सकती है, क्योंकि उसके पास हाईजैक स्किल है। हारुका को यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि इस स्किल के बारे में सिर्फ क्लास रैप, नर्ड्स और वो ही जानते थे। जॉक्स बताते हैं कि टनाका ने बार बार उनसे क्लास रैप का लोकेशन पूछा और जब वो नहीं बता पाए तो उसने उन्हें अधमरे कर दिया। जॉक्स को लगता है कि अगर हारुका उनके साथ लड़े तो उनकी जीत पक्की है, लेकिन हारुका डिसाइड कर लेता है ये लड़ाई वो अकेले ही लड़ेगा। जॉक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हारुका के चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखकर वो मान जाते हैं। हारुका उन्हें टाउन में जाकर गर्ल्स के साथ मिलने के लिए कहता है और साथ ही उन्हें क्लास रैप से माफी मांगने को भी कहता है। वापस विलेज में क्लास रैप चिंता में डूबी होती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि हारुका टाउन से बाहर जा चुका है। दूसरी लड़कियां उसे तसल्ली देती हैं कि हारुका जरूर वापस आएगा। उधर जंगल में हारुका अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा होता है। जॉक्स ने उसे बताया था कि टनाका की वेपन स्किल्स काफी खतरनाक हैं, लेकिन हारुका ने एक चीज नोटिस की है, एक बार वेपन स्किल एनिमेशन शुरू हो जाए तो उसे रोकना मुश्किल होता है। वो इसी छोटे से मौके का फायदा उठाने का प्लान बनाता है, लेकिन इसके लिए उसे लेवल अप करना पड़ेगा। तभी उसे जॉक्स के खून से अट्रैक्टेड हुए हाई लेवल गॉब्लिन्स का एक झुंड दिखता है। वो उन्हें हराकर कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स ले लेता है, लेकिन ये लेवल अप के लिए काफी नहीं होता। तभी एक गॉब्लिन किंग सामने आ जाता है। हारुका खुद को इस खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार करता है। गॉब्लिन किंग के अटैक्स बहुत तेज और जानलेवा हैं और हारुका को बचने के लिए सही वक्त पर डॉज करना पड़ता है। अंत में वो अपनी स्किल्स को कंबाइन कर एक पावरफुल कॉम्बो स्किल बनाता है और गॉब्लिन किंग को हरा देता है। जैसे ही वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, उसे पीछे से एक खतरनाक प्रेजेंस का एहसास होता है। एक गॉब्लिन एम्परर होता है जो लेवल 50 का होता है, जबकि हारुका अभी लेवल 9 पर ही है। उसे समझ में आ जाता है कि सीधे लड़ाई में वो इसे हरा नहीं सकता, इसलिए वो अपनी कंबाइंड स्किल को एक बार फिर ट्राई करने का फैसला करता है। वो गॉब्लिन एम्परर पर हमला करता है, लेकिन उसकी स्पेशल स्किल का उस पर कोई असर नहीं होता। गॉब्लिन एम्परर फिर से उठ खड़ा होता है और हारुका पर एक के बाद एक हमले करने लगता है। हारुका उसके अटैक एनिमेशंस में ओपनिंग ढूंढता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो एम्परर के चेस्ट पर जोरदार हमला करता है, जिससे वो पीछे उड़ जाता है। लेकिन जैसे ही हारुका सोचता है कि उसने कुछ प्रोग्रेस की है, गॉब्लिन एम्परर खुद को वहीं पर हील करने लगता है। हारुका को समझ आ जाता है कि साधारण अटैक से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, उसे एक और नई कंबाइंड स्किल बनानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचे, गॉब्लिन एम्परर उस पर एक खतरनाक वेपन स्किल से हमला कर देता है, जिसकी मार इतनी तेज और जानलेवा होती है कि हारुका मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाता है। लेकिन इस बार वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस रफ्तार से उसकी जीत की उम्मीदें कम होती जा रही हैं, लेकिन अगर उसे अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए ताकतवर बनना है तो वो पीछे नहीं हट सकता। हारुका खुद को संभालता है और गॉब्लिन एम्परर की ओर एक आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है। सूरज निकलने तक वो अकेला ही खड़ा रहता है। उसकी रिलेंटलेस कोशिशों का नतीजा ये होता है कि उसने 2 लेवल्स गेन कर लिए हैं और अब वो लेवल 11 पर पहुंच चुका है। घर लौटकर हारुका अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है कि उसके नए लेवल ने कई नई स्किल्स अनलॉक कर दी हैं। हालांकि उसे अभी भी टनाका के खिलाफ इन स्किल्स की ताकत पर डाउट है, लेकिन उसकी नई स्किल उसे ये कॉन्फिडेंस देती है कि वो किसी भी वेपन स्किल एनिमेशन का फायदा उठा सकता है। शाम को हारुका के घर के बाहर टनाका आ जाता है और हारुका इसका इंतजार कर रहा होता है। उसे याद आता है कि किस तरह से टनाका ने जब वो पहली बार यहाँ आए थे जॉक्स की बुलिंग का शिकार बनकर खुद को विक्टिम दिखाया था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि ये सब रिवेंज की योजना का एक हिस्सा था। हारुका और टनाका आमने सामने खड़े होते हैं और तभी लड़कियां शहर में ओमी लौटती हैं। लौटते वक्त वो देखती हैं कि कुछ लोग दीवारों के बाहर घायल पड़े हैं। करीब जाकर उन्हें पता चलता है कि ये जॉक्स हैं और वो इस हालत में उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। क्लास रैप को याद आता है कि हारुका ने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो जॉक्स की मदद करने जा रहा है। वो जॉक्स से पूछती है कि हारुका कहाँ है और वो उसे बताते हैं कि हारुका जंगल में उनकी रक्षा करने के लिए टनाका से लड़ रहा है। वापस जंगल में टनाका हारुका को देखकर निराश होता है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि यहाँ क्लास रैप होगी। उसने जानबूझकर डेलिंक्वेंट्स को भड़काया था ताकि क्लास बढ़ जाए और वो क्लास रैप के पास आसानी से पहुंच सके। हारुका को एहसास होता है कि ये सब टनाका की सोची समझी साजिश थी और अब टनाका किसी को भी मारने के लिए तैयार है जो उसके रास्ते में आएगा। टनाका हारुका को एक मामूली रुकावट समझकर उस पर हंसता है और जाने लगता है, लेकिन हारुका उसे कोल्डली रोकता है और अपने स्टाफ को उसके गले की ओर उठाते हुए कहता है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। टनाका गुस्से में आ जाता है कि हारुका जैसा एक नोबडी इंसान उसके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर रहा है, लेकिन वो हारुका को मारने से पीछे नहीं हटेगा अगर उसे अपने प्लान्स पूरे करने हैं। टनाका एक जोरदार शॉक वेव बनाता है और हारुका की ओर तेजी से बढ़ता है। हारुका अपने हाथ ऊपर उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। टनाका जानता है कि हारुका के पास सिर्फ बेकार स्किल्स ही बची हैं, तो भले ही उसे पूरी तरह से पता नहीं कि हारुका के पास कौन सी स्किल्स हैं, टनाका को यकीन है कि वो उससे बेहतर ही होगा। टनाका अपनी मैजिक का यूज करके कई बड़े बड़े पत्थर कॉन्जर करता है और उन्हें हारुका की तरफ फेंकता है। जैसे ही हारुका फिर से खुद को बचाने की कोशिश करता है, टनाका एक मेटल स्किल का यूज करता है जिससे हारुका के मूवमेंट्स रुक जाते हैं। हारुका एक सेकंड के लिए पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो खुद को जरा सा हिला पाता है और पत्थरों से बच निकलता है। हालांकि अब भी वो मूव कर सकता है, लेकिन टनाका की स्किल की वजह
से उसकी रफ्तार काफी धीमी हो गई है। तनाका इस डिबफ का पूरा फायदा उठाने के इरादे से हारुका के नीचे क्रिस्टल स्पाइक्स बनाने लगता है। हारुका एक तरफ से दूसरी तरफ कूदते हुए उन स्पाइक्स से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता है कि वो ज्यादा देर तक ये नहीं कर पाएगा। तनाका उसकी बचने की कला से इम्प्रेस्ड होकर कहता है कि वो अब तक कैसे बचा हुआ है। इस पर उसे हैरानी है, लेकिन हारुका को खत्म करने से पहले तनाका उससे एक सवाल पूछना चाहता है। तनाका जानना चाहता है कि हारुका ने उसे कब शक की नजरों से देखना शुरू किया था। हारुका जवाब देता है कि उसे शुरू से ही शक था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि तनाका के डेलिंक्वेंट्स के साथ बने रहने की कोई न कोई वजह जरूर होगी। तनाका हारुका की इस इंस्टिंक्ट की तारीफ करता है, लेकिन अब हारुका की बारी है सवाल पूछने की। हारुका जानना चाहता है कि तनाका ने ये घटिया प्लानिंग कब शुरू की। तनाका गर्व से कहता है कि उसने शुरुआत से ही इसकी योजना बना रखी थी। जब उसे एहसास हुआ कि क्लास रैप ने हाईजैक स्किल हासिल कर ली है, तो उसे एक झटका जरूर लगा था, लेकिन अपने मेटल स्किल के साथ वो अभी भी खुद को सबसे ऊपर मानता था। वो धीरे धीरे अपनी चालें चलने लगा। अचानक तनाका मैजिकल रूट्स का इस्तेमाल करके हारुका को जमीन से बांध देता है और एक बड़ी फायरबॉल कंजर करके उसे राख में बदलने की कोशिश करता है। तनाका को पूरा यकीन होता है कि ये हमला हारुका को खत्म कर देगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि हारुका ने उस मैजिक को अब्सॉर्ब कर लिया है और उसे कुछ नहीं हुआ। हारुका खुद भी हैरान था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन वो खुश है कि उसने मैजिक अब्सॉर्बिंग वाइन अपने स्टाफ में फ्यूज की थी। तनाका अभी भी शॉक में होता है और हारुका इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर चार्ज करता है, लेकिन जैसे ही हारुका हमला करने वाला होता है, तनाका एक सोर्ड कॉन्जर कर लेता है और हारुका का वार ब्लॉक कर देता है। तनाका कहता है कि भले ही हारुका ने उसकी फायर मैजिक को ब्लॉक कर लिया हो, लेकिन मैजिक उसकी एकमात्र ताकत नहीं है। उसके पास इतने सारे वेपन्स हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा वेपन इस्तेमाल करके हारुका के टुकड़े टुकड़े किया जाए। मजे के लिए वो सारे वेपन्स को एक एक करके आजमाने का फैसला करता है। हारुका पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की, लेकिन तनाका के अलग अलग अटैक पैटर्न्स का ट्रैक रखना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आखिरकार हारुका चौंक जाता है और तनाका का एक वार उसे पीछे झाड़ियों में फेंक देता है। जैसे ही हारुका उठने की कोशिश करता है, तनाका एक और जबरदस्त वार करता है, जिससे हारुका जंगल की जमीन पर दूर जा गिरता है। हारुका इस वार से बच तो जाता है, लेकिन उसकी सांसें फूल रही होती हैं और उसे खड़ा होने में मुश्किल हो रही होती है। तनाका जल्द ही हारुका के पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान होती है। हारुका को यह मानना पड़ता है कि उसकी हालत अब बहुत खराब है। तनाका के पास अटैक पैटर्न्स की कमी नहीं है और ऊपर से उसने कई अलग अलग स्किल्स का यूज किया है। हारुका अंदाजा लगाता है कि तनाका ने कॉपी कैट स्किल का यूज करके अपने सभी क्लासमेट्स की स्किल्स कॉपी कर ली होंगी। तनाका हारुका की समझदारी से थोड़ा हैरान होता है और ये बात कबूल कर लेता है। हारुका समझ जाता है कि तनाका का असली मकसद क्लास रैप की हाईजैक स्किल चुराना है, ताकि वो सभी ओरिजिनल स्किल्स को अपने काबू में ले सके और इस दुनिया का सबसे पावरफुल पर्सन बन सके। तनाका अब फिर से हारुका पर साइड से हमला करता है और हारुका एक जबरदस्त वार से पीछे की ओर गिरता है। अब हारुका की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट नहीं झेल सकता। हारुका एक आखिरी कोशिश करता है तनाका को चौंकाने की, लेकिन जैसे ही वो हमला करता है, उसे पता चलता है कि तनाका ने इल्यूजन मैजिक का यूज किया है। हारुका को एहसास होता है कि उसकी हर चाल बेकार जा रही है और वो अब हार मानता हुआ दिखता है। तनाका उस पर सोर्ड से हमला करने के लिए तेजी से बढ़ता है, लेकिन आखिरी सेकंड पर हारुका साई कहकर हमला डॉज करता है और तनाका के कान में धीरे से कहता है कि उसने तनाका का असली सीक्रेट जान लिया है। अब तनाका के लिए हारुका पर हमले करना आसान नहीं रह गया है और हारुका समझाता है कि उसने जानबूझकर तनाका को अपनी सारी स्किल्स आजमाने दी ताकि वो उसकी वीकनेस ढूंढ सके। हारुका ने गौर किया कि तनाका ने एक भी स्किल 2 बार से ज्यादा यूज नहीं की, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि तनाका की कॉपीड स्किल्स को यूज करने की कुछ लिमिट होगी। यानी अगर हारुका बस लगातार डॉज करता रहा तो तनाका की स्किल्स खत्म हो जाएंगी। तनाका थोड़ी घबराहट में आ जाता है कि हारुका उसकी कमजोरी जान गया है, लेकिन उसे अब भी विश्वास है कि वो हारुका को काबू में कर लेगा इससे पहले कि उसकी स्किल्स खत्म हो। वो हारुका पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हारुका आसानी से उसके ऊपर छलांग लगाकर काउंटर अटैक करता है। हारुका अब तनाका की स्पीड का आदी हो चुका है, इसलिए तनाका चाहे जितनी भी स्किल्स का यूज कर ले, हारुका अब चौंकेगा नहीं। हारुका अब तनाका पर फिनिशिंग ब्लो देने के लिए चार्ज करता है, जबकि तनाका अब भी डिसोरिएंटेड होता है। लेकिन तभी तनाका अचानक एक लेजर बीम फायर करता है, जिससे हारुका को पीछे हटना पड़ता है। भले ही हारुका को तनाका की वीकनेस पता है, लेकिन तनाका अभी भी काफी ओवरपावर्ड है, इसलिए उसे हल्के में लेना गलत होगा। तनाका अब एग्जॉशन के साइन देने लगा है, लेकिन वो उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा, खासकर हारुका जैसे किसी से। वो भले ही डिसएडवांटेज में हो, लेकिन उसके पास अब भी एक आखिरी चाल है। वो जंगल में तेजी से डार्टिंग मूवमेंट्स करने लगता है, जिससे हारुका उसकी चालों को पकड़ नहीं पा रहा। जैसे ही हारुका को समझ में आता है कि तनाका क्या करने की कोशिश कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तनाका पहले ही उस पर डेथ स्किल कास्ट कर चुका होता है। जैसे ही स्किल का असर होता है, हारुका गिर जाता है और तनाका उसके बॉडी के ऊपर खड़े होकर जोर से हंसता है, क्योंकि उसे आखिरकार जीत मिल गई होती है। तनाका हारुका की तारीफ करते हुए कहता है कि उसे लगभग सारी सेव्ड स्किल्स का यूज करना पड़ा, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो अपने क्लासमेट्स को मारकर हाईजैक स्किल हासिल कर सकता है और परमानेंट स्किल्स पा सकता है। वो हारुका के सिर पर किक मारता है और वहां से चलने लगता है। जैसे ही तनाका जाने लगता है, हारुका अचानक बोल पड़ता है कि बिना माफी मांगे किसी के सिर पर पैर रखना गलत है। तनाका अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता कि हारुका अभी भी जिंदा है, क्योंकि डेथ स्किल का सक्सेस रेट लेवल 11 से ऊपर के लोगों पर 100% होता है। हारुका
हारुका उसे बताता है कि उसके पास एक स्किल है जो उसे नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स के प्रति रेजिस्टेंट बनाती है, और इसके अलावा जब वो यहाँ आया था तो उसे डबल एम का रोल मिला था जिससे उसका लक स्टैट मैक्स्ड आउट हो गया था। शायद इसी वजह से डेथ इफेक्ट उस पर काम नहीं किया। वो जमीन पर सिर्फ ड्रामा के लिए गिरा था क्योंकि उसे ये मजेदार लगा। तनाका को इसमें कोई ह्यूमर नहीं दिखता और वो सवाल करता है कि हारुका चल भी कैसे पा रहा है जबकि उसने शुरुआत से ही मेटल स्किल का यूज करके उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। हारुका मानता है कि मेटल स्किल वाकई परेशानी पैदा कर रही है और सच में उसकी बॉडी तब से मूव नहीं कर पा रही है जब से तनाका ने उस पर ये स्किल डाली। लेकिन उसके पास एक पपेट स्किल भी है जिससे वो अपने बॉडी को बाहर से कंट्रोल कर रहा है। तनाका को ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं होती कि वो किसी ऐसे शख्स से हार रहा है जिसके पास सिर्फ यूजलेस स्किल्स हैं। वो गुस्से में आकर हारुका पर रैंडम ढंग से स्लैशेस करता है, लेकिन हारुका आसानी से उन सभी स्लैशेस को हटा देता है और तनाका को चेतावनी देता है कि अगर उसने इसी तरह से अपनी स्किल्स का यूज किया तो वो जल्द ही खत्म हो जाएंगी। तनाका हारुका की बातों को अनसुना कर देता है और एक बड़ा सा ओवरहेड स्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हारुका को उम्मीद थी वो पूरी तरह से बच जाता है और तनाका को बताता है कि उसका आतंक का राज खत्म हो चुका है। तनाका समझ नहीं पाता कि ये सब एक जीनियस के साथ कैसे हो सकता है क्योंकि उसने हर कैलकुलेशन कर रखी थी ताकि वो हमेशा जीत सके। उसके हिसाब से 1+1 हमेशा 2 होता है, तो हारुका कभी इतना स्ट्रांग नहीं बन सकता था। हारुका उसे समझाता है कि तनाका का सोचने का तरीका बहुत नाइव है। जो चीजें अर्थ पर सही थी वे इस दुनिया में काम नहीं करती। तनाका हमेशा से स्कूल में जीनियस रहा है, इसकी वजह से उसे अक्सर अपनी जिंदगी बोरिंग लगती थी। वो अपने आसपास के बेवकूफ क्लासमेट से घिरा हुआ महसूस करता था। वो हमेशा से चाहता था कि उसकी मोनोटोनस स्कूल लाइफ का अंत हो और उसकी ये इच्छा पूरी हुई जब उसकी क्लास को इस दुनिया में समन किया गया। जैसे ही उसने स्किल बोर्ड देखा उसने तुरंत कैलकुलेशन करना शुरू किया कि इस नई जिंदगी को सबसे थ्रिलिंग बनाने का तरीका क्या हो सकता है, और वो नतीजे पर पहुंचा कि उसे अपने सारे क्लासमेट्स को मारकर उनकी स्किल्स अपने पास करनी होंगी। भले ही ये उसे एक साइकोपैथ की तरह दिखाए, पर वो हारुका जैसे किसी को भी अपने प्लान्स में रुकावट बनने नहीं देगा। तनाका अपनी बाकी बची स्किल्स से हमला करना जारी रखता है, लेकिन अब तक उसकी स्किल्स भी खत्म होने की कगार पर हैं और हारुका सोचता है कि अब शायद वो इस एडवांटेज का फायदा उठाकर तनाका को खत्म कर सकता है। लेकिन जैसे ही हारुका किलिंग ब्लो देने वाला होता है, एक स्वॉर्ड उसके कंधे में पीछे से आकर घुस जाती है। तनाका बताता है कि वो वेपन्स को डिस्टेंस से भी कंट्रोल कर सकता है। हारुका के कंधे से खून बह रहा है और वो अपने घुटनों पर गिरा हुआ है और तनाका उस पर स्वॉर्ड से बार बार वार करता है। तनाका को लगता है कि अब विक्ट्री उसकी पहुंच में है, लेकिन तभी हारुका अपने स्टाफ से उसे जोर से मारता है और तनाका को दूर फेंक देता है। तनाका ने भले ही एलैबोरेट प्लान बनाया था, पर यही उसका एकमात्र सहारा था। उसकी कॉपी स्किल शुरू से ही ओवरपावर्ड थी, जिससे उसे कभी भी हारुका की तरह अडेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी वजह से अब वो हारने वाला है। तनाका हताशा में अपनी स्वॉर्ड स्किल से हारुका पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हारुका पहले से ही उससे 2 कदम आगे है और अपने मेडअप स्किल से उसे खत्म कर देता है। तनाका बुरी तरह घायल हो जाता है और फाइनली मर जाता है। भले ही हारुका ने ये बैटल जीत लिया हो, पर इस दौरान उसे भी गंभीर चोटें आई हैं और जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स करता है सारा पेन उसे महसूस होने लगता है। इसके अलावा लड़ाई में यूज की गई सारी स्किल्स ने उसे पूरी तरह से थका दिया है और वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त नर्ड्स उसे संभालने आ जाते हैं। हारुका उन्हें देखकर खुश होता है, लेकिन वो चाहता है कि काश वो जल्दी आ जाते ताकि उसे लड़ाई में उनकी मदद मिल पाती। लड़ाई भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ थे। आखिरकार सब वापस शहर पहुंचते हैं, जहाँ गेट पर खड़ी सभी लड़कियां हारुका का वेलकम करती हैं। वे सब उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं और बताती हैं कि उन्होंने उसके ऑनर में एक फीस्ट तैयार किया है। लेकिन इस सारी अटेंशन से हारुका थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। इतने में जिम ब्रोस का लीडर भी आता है, लेकिन वो सिर्फ हारुका को एक ब्रो की तरह हाथ मिलाकर उसकी जीत का जश्न मनाता है। इसके बाद लड़कियां सजेस्ट करती हैं कि सब लोग इनमें चले क्योंकि बाथ्स तैयार हैं और सभी को अच्छे से रिलैक्स करने की जरूरत है, तो वे हारुका को खींच कर ले जाती हैं। इस बीच पॉपुलर गर्ल्स पीछे रह जाती हैं और आखिरकार नर्ड्स से माफी मांगती हैं, जो वे कब से करना चाहती थी। नर्ड्स इस अपॉलॉजी से हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़कियां इतनी ह्यूमिलिटी दिखाएंगी। उन लड़कियों ने समझ लिया था कि उन्होंने नर्ड्स के साथ जो व्यवहार किया था वो गलत था और वे उनके योगदान के लिए उनकी सराहना करती हैं। सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से एंड हो चुके हैं, तो हारुका सोचता है कि अब उसका यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है और वो चुपके से फॉरेस्ट में अपनी पीसफुल लोनर लाइफ जीने के लिए लौटने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, क्लास रैप उसे देख लेती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो बताती है कि उसे बहुत डर था कि हारुका इस लड़ाई में मारा न जाए और अब जबकि वो लौट आया है वो फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। हारुका माफी मांगता है और क्लास रैप कहती है कि ठीक है, लेकिन अब से उसे फिर से छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब सब लड़कियां उसकी निगरानी में रहेंगी, तो उसके लिए फिर से भागने का कोई मौका नहीं है। अगले दिन हारुका एक अजीब सपने के बाद उठता है और नीचे जाता है, जहाँ नर्ड्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनकी तैयारी देखकर हारुका को लगता है कि वो आज फिर से डंजन में जाने वाले हैं। नर्ड्स बताते हैं कि वो एक रेयर आइटम की तलाश में है जो सिर्फ डंजन में मिलता है। हारुका को थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है, तो वो पूछता है कि वो आइटम आखिर करता क्या है। नर्ड्स बताते हैं कि वो आइटम उन्हें अपना हरेम बनाने में मदद करेगा। वो लोग यहाँ पिछले 1 महीने से हैं, लेकिन कोई भी लड़की उनके पास नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि हरेम रे का यूज करके इस सिचुएशन को फिक्स कर लिया जाए। नर्ड्स अपने मिशन पर निकल जाते हैं, लेकिन हारुका को इस तरह की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस अपनी लोनर लाइफस्टाइल में वापस जाना चाहता है। लेकिन तभी
क्लास रैप सामने आ जाती है जो बहुत गुस्से में लग रही है। हारुका थोड़ा फ्रीज हो जाता है और पूछता है कि क्लास रैप क्यों गुस्सा है। वो कहती है कि कल सब लड़कियों ने हारुका को डांटा, लेकिन उसे खुद हारुका को डांटने का मौका नहीं मिला। वो हारुका पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने इतनी डेंजरस चीज क्यों की और उसे अपने साथ क्यों नहीं लिया। हारुका जल्दी से माफी मांग लेता है और वादा करता है कि अगली बार वो उसे जरूर बताएगा। क्लास रैप ये सुनकर शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हारुका वहीं बैठा सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई। दूसरी तरफ लॉर्ड्स मैंशन में मैरियल अपने पापा की सेहत को लेकर परेशान है क्योंकि वो इन दिनों बहुत काम कर रहे हैं। लॉर्ड बताते हैं कि मॉन्स्टर्स की साइटिंग बढ़ रही है और इससे मर्चेंट्स की एक्टिविटीज पर असर पड़ रहा है। तभी एक गार्ड बुरी खबर लेकर आता है। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स का ग्रुप डंजन के पास दिखाई दिया है। हारुका अपने रास्ते में उन मॉन्स्टर्स से टकरा जाता है। उसे पहले लड़ाई की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो इसे एक क्विक वार्म अप समझकर लड़ाई शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मरियल घबराकर गिल्ड मास्टर को बताती है कि अगर इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोका गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। गिल्ड मास्टर तुरंत सारे एडवेंचरर्स को इकट्ठा करता है। क्लास रैप भी मदद के लिए अपने क्लासमेट्स को बुलाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि हारुका वहाँ नहीं है। इस बीच हारुका अकेले ही मॉन्स्टर्स के ग्रुप से लड़ रहा होता है। वहाँ एक और किंग भी है, लेकिन हारुका के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो उन्हें आसानी से वन शॉट में खत्म कर डालता है। शहर में एडवेंचरर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं हारुका पहले ही सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर चुका होता है। यहाँ तक कि और किंग को भी उसने खत्म कर दिया। हारुका सोचता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स का एक साथ आना थोड़ा अजीब है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और डंजन की ओर बढ़ जाता है। डंजन के अंदर घुसते ही हारुका उसकी कॉम्प्लेक्स डिजाइन देखकर इंप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन उसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है क्योंकि उसका मिशन इंपॉर्टेंट है, हैरम रे ढूंढना। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हारुका को एक ट्रेजर चेस्ट दिखता है। उसे एक्साइटमेंट होती है कि उसमें कुछ रेयर आइटम्स होंगे, लेकिन जब वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है तो चेस्ट में मिले आइटम्स के स्टैट्स देखकर वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अंदर की तरफ बढ़ते हुए हारुका को एक ट्रेजर चेस्ट मिलता है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो सब कुछ कबाड़ निकलता है। वो डंजन के अंदर और भी जगहों पर जाता है, लेकिन हर बार वही रिजल्ट मिलता है। आखिर में हारुका खुद से हैरम रे ढूंढने का आइडिया छोड़ देता है और सोचता है कि टाउन वापस जाकर उस अजीब मर्चेंट से पूछेगा कि उसे इसके बारे में कुछ पता है या नहीं। टाउन में सभी लोग गेट पर घंटों से खड़े हैं, ऑर्क्स के अटैक का इंतजार कर रहे हैं। मरियल की बातों पर अब उन्हें शक होने लगता है। तभी स्मोक में से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। सब अपने वेपन्स निकालते हैं, लेकिन वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि हारुका होता है, जो पूरे दिन के एडवेंचर्स के बाद थका हुआ है। हारुका को नहीं पता कि यहाँ सब इतने टेंस क्यों लग रहे हैं। तभी क्लास रैप उसके पास आती है और बताती है कि और का एक बड़ा ग्रुप विलेज की तरफ आ रहा है। वो हारुका से पूछती है कि वो इतने समय तक कहाँ था। हारुका उसे बता नहीं सकता कि वो हैरम रे ढूंढ रहा था, तो वो चुप रहता है। गिल्ड मास्टर और मैरियल दोनों थैंकफुल तो हैं कि हारुका ने ऑर्क्स को हरा दिया, लेकिन वो उसकी रेकलेसनेस से नाराज भी हैं। गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि मॉन्स्टर्स की एक्टिविटी बढ़ रही है और डंजन से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। इससे डंजन स्टैम्पीड का खतरा है। वो हारुका से वादा लेने की कोशिश करता है कि वो आगे से कुछ भी रेकलेस नहीं करेगा। अपने रूम में हारुका दिन भर की बातों पर सोचता है। अब गिल्ड मास्टर और मैरियल भी उसके पीछे पड़े हैं, जिससे टाउन से बाहर निकलना और मुश्किल हो गया है। अगले दिन हारुका मैजिक आइटम मर्चेंट के पास जाता है। हालांकि मर्चेंट हारुका से खुश नहीं है, लेकिन हारुका उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस बार सिर्फ एक सवाल पूछने आया है। हारुका पूछता है कि हैरम रे कहाँ मिलेगा। मर्चेंट को इसके बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो एक रेयर रिंग के बारे में बताता है जो कैरिस्मा बूस्ट करती है। ये सुनकर हारुका को लगता है कि ये वही चीज है जिसकी उसे जरूरत है। मर्चेंट बताता है कि ऐसी रिंग पहली फ्लोर पर नहीं मिल सकती, ये 50वें फ्लोर के आसपास होगी, जहाँ अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। डंजन में 100 फ्लोर्स हैं, लेकिन हर फ्लोर को पार करने के लिए फ्लोर बॉस को हराना पड़ता है। हारुका तय करता है कि वो इस रिंग को पाने के लिए नीचे जाएगा। मर्चेंट उसे पोशंस और रिकवरी आइटम्स खरीदने की सलाह देता है। हारुका सप्लाईज खरीदने के लिए भागता है, लेकिन नर्ड्स उसकी बातों को सुन लेते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हारुका रेयर रिंग की तलाश में है, वो तुरंत क्लास रैप को जाकर सब बता देते हैं। क्लास रैप और बाकी लड़कियां ये सुनकर परेशान हो जाती हैं। अगर हारुका को वो रिंग मिल गई तो सब उसे इतना पसंद करेंगे कि उसे कुछ भी मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो तय करती हैं कि हारुका को उस रिंग तक पहुंचने से रोकना होगा। सप्लाईज खरीदने के बाद हारुका डंजन की तरफ जा रहा होता है। अभी उसकी परसेप्शन उसे अलर्ट करती है, कोई लोग उसके पीछे आ रहे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि क्लास रैप और पूरी क्लास उसके सामने खड़ी है। हारुका रुकता है और क्लास रैप से पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन क्लास रैप पलटकर पूछती है कि हारुका खुद यहाँ क्या कर रहा है। वो कहती है कि उसे पता है हारुका रे रिंग के पीछे है। हारुका इसे डिनाई करता है और झूठ बोलता है कि वो असल में ट्री रिंग ढूंढ रहा है जो उसे एनिमल से बात करने की ताकत देगा। कोई भी इस बात को नहीं मानता। जब हारुका देखता है कि वो उन्हें कन्विंस नहीं कर सकता तो वो सीधा दौड़ लगा देता है। क्लास रैप और पूरी क्लास उसके पीछे डंजन में घुस जाती है। हारुका उनके आगे है, लेकिन अगर क्लास रैप रे रिंग पहले हासिल कर लेती है तो वो हारुका को अपने रूल्स मानने पर मजबूर कर सकती है और ये हारुका के लोनर लाइफस्टाइल के लिए सबसे बुरा होगा। हारुका फिर से स्प्रिंट करना शुरू करता है ताकि उनसे दूरी बना सके। क्लास रैप उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। डंजन में दौड़ना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो किसी ट्रैप में गिर सकता है, लेकिन हारुका कहता है कि ट्रैप्स उस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि उसका लक मैक्स्ड आउट है। ट्रैप्स तो फेल हो सकते हैं, लेकिन वीक कंस्ट्रक्शन दूसरी बात है। जब हारुका दीवार को छूता है तो वो कोलैप्स हो जाती है और हारुका एक गहरी खाई में गिरने लगता है। क्लास रैप उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो देर कर चुकी होती है। हारुका नीचे गिरता चला जाता है। गिरते गिरते उसे काफी वक्त हो चुका है।
और ऐसा लगता है कि वो भूल गया है कि उसके पास एयर वॉक स्किल है। लेकिन जैसे ही उसे जमीन दिखती है वो एक आइडिया लेकर आता है। हारुका अर्थ मैजिक का यूज करता है और जमीन को कुशन में बदलकर अपना फॉल ब्रेक करता है। इतनी गहराई तक गिरने के बाद हारुका सोचता है कि कहीं वो 100th फ्लोर पर तो नहीं आ गया। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, लेकिन उसे पता है कि वो रास्ता उसे डंजन के फाइनल बॉस तक ले जाएगा और वो उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। हारुका को फाइनली याद आता है कि उसके पास एयर वॉक स्किल है, लेकिन इतनी गहराई से वो बाहर नहीं निकल सकता। उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, आगे बढ़ना। इस दौरान उसकी दो नई स्किल्स अनलॉक होती हैं, ट्रैप डिटेक्शन और स्पेशल अवेयरनेस। इन स्किल्स की मदद से वो एरिया को स्कैन करता है और पाता है कि बॉस के रूम तक कोई ट्रैप्स नहीं है, लेकिन कुछ और भी खराब चीज उसका इंतजार कर रही होती है। वो समझ जाता है कि वो फ्लोर 101 पर है, जो हिडन फ्लोर है, मतलब उसे अब हिडन बॉस से लड़ना होगा। हारुका को पता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो हॉलवे के जरिए आगे बढ़ता है। डंजन में माना इतनी डेंस है कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आखिरकार हारुका बॉस के रूम तक पहुंच जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही माना की एक लहर हारुका की तरफ आती है। सामने खड़ा होता है डंजन का सीक्रेट बॉस, डंजन एम्परर। हारुका को पता है कि ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है ताकि उसे पता चले कि उसके सामने क्या है, लेकिन जैसे ही वो स्टैट्स देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। डंजन एम्परर का लेवल 100 है। इस बीच क्लास रैप और बाकी क्लास हारुका की तलाश में डंजन की गहराई में उतर रहे हैं। वो लोग अब तक 47th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हारुका का कोई अता पता नहीं है। क्लास के मेंबर्स परेशान हैं कि शायद हारुका डंजन के बॉटम तक गिर गया हो, लेकिन शिमाज़की सोचता है कि हारुका सरफेस पर लौटने के लिए पोर्टल का यूज कर सकता है। ओडा समझाता है कि पोर्टल सिर्फ तभी दिखाई देता है जब फ्लोर बॉस को हराया जाए, और अगर नॉर्मल पाथ को स्किप किया गया हो तो पोर्टल एक्टिवेट ही नहीं होता। इसका मतलब है कि हारुका के पास सरफेस पर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। क्लास के सभी लोग मानते हैं कि हारुका टफ है, लेकिन डंजन के लेजेंड के मुताबिक बॉटम पर डंजन एम्परर मौजूद है और ये डंजन किंग से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। गर्ल्स ये सोचकर डर रही हैं कि वो हारुका को बचाने के लिए शायद तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी गहराई में जाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन क्लास रैप हारुका को नीचे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग फैसला करते हैं कि चाहे जो हो, जितना गहराई में जा सकते हैं जाएंगे। दूसरी तरफ हारुका बॉस रूम में अपनी ऑप्शंस तौल रहा है। उसने डंजन एम्परर को अप्रेज किया, लेकिन वो इसकी स्किल्स नहीं देख पाया। बस ये पता चला कि ये नो लाइफ किंग है। हारुका को पता है कि लिचेस मैजिक के मामले में बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए वो रेंज बैटल में नहीं फंसना चाहता। हारुका डिसाइड कि वो करीब जाकर अटैक करेगा। वो फ्लैश टैप का यूज करके लिच के पीछे पहुंचता है और सोचता है कि उसने अपर हैंड हासिल कर लिया, लेकिन आखिरी सेकंड में लिच अपनी सोर्ड से काउंटर कर देता है। हारुका को समझ आता है कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होने वाली जितना उसने सोचा था। डंजन के बाहर मारियल और उसके पिता देखते हैं कि डंजन के ऊपर डार्क क्लाउड्स इकट्ठा हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये किसी बड़े खतरे का साइन है। मारियल के पिता उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो गिल्ड जाकर सबको अलर्ट करे और इमरजेंसी की तैयारी शुरू करवाए। हारुका अब भी डंजन एम्परर की गॉड लाइक स्पीड को हराने का तरीका सोच रहा है। वो अपनी सारी स्पीड बूस्टिंग एबिलिटीज एक साथ एक्टिवेट करता है ताकि वो एम्परर से तेज हो सके। वो रूम में तेजी से दौड़ता है और एम्परर पर लगातार वार करता है, लेकिन हर बार वो एक कदम पीछे रह जाता है। जितना हारुका एम्परर पर स्ट्राइक करता है उतना ही वो अपनी मूवमेंट्स रिफाइन करता है, लेकिन एम्परर के डेथ ब्लोज से बचते बचते हारुका की स्टेमिना खत्म हो रही है। इतने इंटेंस बैटल के दौरान हारुका की कॉन्टैक्ट लेंसेज में एक नई एबिलिटी अनलॉक होती है, फोरसाइट। अब हारुका फ्यूचर की झलकें देख सकता है, लेकिन यहाँ भी अगर उसने एक पल के लिए अपनी गार्ड गिरा दी तो उसकी मौत तय है। वो सोचता है कि उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए लगातार अटैक करता रहता है। लंबे समय तक लड़ाई चलने के बाद हारुका को थोड़ा मजा आने लगता है, लेकिन उसका बॉडी अब जवाब दे रहा है। उसकी टांगें लड़खड़ा जाती हैं और वो तेजी से सांस लेने लगता है। उसकी स्टैमिना और मैजिक रिजर्व पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो बेहोश होने की कगार पर है। दूसरी तरफ डंजन एम्परर को देखकर लगता है कि उसकी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। हारुका किसी तरह खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुश्किल से हिल पाता है। अगर एम्परर उस पर अभी हमला करता तो हारुका का अंत तय था, लेकिन एम्परर अब उस पर हमला नहीं कर रहा। हारुका को समझ आता है कि ये डंजन एम्परर कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। वो महसूस करता है कि एम्परर से कोई ब्लड लस्ट नहीं आ रही, मतलब ये लड़ाई एम्परर ने अब तक सीरियसली ली ही नहीं है। हारुका को इस बात पर गुस्सा आता है और वो एक बार फिर एम्परर की तरफ चार्ज करता है, लेकिन इस बार भी वो स्पीड में आउट क्लास हो जाता है और उसकी गर्दन पर एम्परर की सोड आ जाती है। एम्परर उसे वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हारुका ये समझ नहीं पाता कि एम्परर उसे मार क्यों नहीं रहा। अभी उसकी नजर एम्परर के चारों तरफ घूमते हुए सिनिस्टर मियास्मा पर पड़ती है। हारुका सोचता है कि शायद ये मियास्मा डंजन एम्परर को लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे ही हारुका को एहसास होता है कि डंजन एम्परर मियास्मा के कंट्रोल में है, उसका स्टाफ ग्लो करने लगता है और मियास्मा को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। हारुका को समझ नहीं आता कि उसका स्टाफ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो इसे एक मौके की तरह लेता है। हारुका अपनी सारी पावर लगाकर एम्परर से मियास्मा अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। कुछ ही वार के बाद हारुका मियास्मा का सारा कंसंट्रेशन खत्म कर देता है। जैसे ही मियास्मा अब्सॉर्ब होता है, डंजन एम्परर अपनी सोर्ड नीचे कर लेता है और बस खड़ा रह जाता है। हारुका को अब समझ आता है कि एम्परर सच में लड़ाई नहीं करना चाहता था, बल्कि वो किसी ऐसे पर्सन की तलाश में था जो उसकी सफरिंग को खत्म कर सके। हारुका ये भी समझता है कि भले ही उसने एम्परर को मियास्मा के कंट्रोल से आजाद कर दिया हो, लेकिन एरिया में अभी भी एम्बिएंट मियास्मा मौजूद है। जल्दी ही एम्परर फिर से कंट्रोल में आ सकता
है। हारुका पहले उसे मारने का सोचता है, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके बजाय वो एम्परर को गले लगाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने बहुत दर्द झेला है। हारुका का गले लगाना उसके सब्जुगेशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। एम्परर अब हारुका के कंट्रोल में आ जाती है। हारुका इसे एक्सीडेंटल मानता है, लेकिन ये उसके लिए फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अब एम्परर को मियाज़मा कंट्रोल नहीं कर सकता। हारुका एम्परर से पूछता है कि क्या वो इस सिचुएशन से नाराज है, लेकिन एम्परर अपना सिर हिलाकर बताती है कि वो ठीक है। हारुका को राहत मिलती है और वो समझता है कि एम्परर उसे समझ सकती है। अब जब दोनों फ्रेंडली टर्म्स पर हैं, हारुका एम्परर के स्टैट्स चेक करता है। स्टैट्स देखने के बाद हारुका को पता चलता है कि एम्परर का लेवल रीसेट होकर लेवल 1 हो गया है, जो सब्जुगेशन का साइड इफेक्ट है। उसे ये भी पता चलता है कि एम्परर का नाम एंजेलिका है। इस रियलाइजेशन के बाद हारुका फ्रीक आउट कर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि एम्परर एक लड़की है। अब उसे क्लास रैप के गुस्से का डर सताने लगता है। हालांकि इस समय वो इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं देखता। हारुका एंजेलिका से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डंजन से बाहर जाना चाहती है। एंजेलिका सहमत हो जाती है और दोनों अगले दरवाजे से 100th फ्लोर पर पहुंचते हैं। हारुका अपने स्पेशल अवेयरनेस स्किल से एरिया को स्कैन करता है और रूम के किनारे पर एक सीढ़ी का पता लगाता है जो बाहर जाने का रास्ता हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो और एंजेलिका रूम में कदम रखते हैं, फ्लोर बॉस अपीयर हो जाता है। ये एक लेवल 100 लिविंग आर्मर बॉस है और हारुका को अब डर सताने लगता है, क्योंकि एंजेलिका के साथ लड़ाई में उसकी स्टेमिना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो जानता है कि एंजेलिका ने उसे नहीं मारा क्योंकि वो सीरियसली लड़ नहीं रही थी, लेकिन इस बॉस के इरादे साफ हैं। वो उसे मारना चाहता है। हारुका लड़ाई अवॉइड करने की सोचता है। वो अर्थ मैजिक का यूज करके सीलिंग को गिरा देता है और एयर वॉक से होल के जरिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 2 माइनोटॉर्स उस पर डेथ ग्लेयर देते हुए दिखाई देते हैं। हारुका उन्हें अप्रेज करता है और पता चलता है कि वो दोनों लेवल 99 है। माइनोटॉर्स हारुका पर हमला करने के लिए नीचे कूदते हैं, लेकिन उनके लैंडिंग की वजह से वो लिविंग आर्मर बॉस के ऊपर गिरते हैं। इस कोलिजन से तीनों मॉन्स्टर्स की एचपी काफी कम हो जाती है। हारुका इस मौके का फायदा उठाते हुए तीनों को खत्म कर देता है। जब हारुका मैजिक क्रिस्टल्स इकट्ठा कर रहा होता है, एंजेलिका बचे हुए आर्मर को देखती है। हारुका उससे कहता है कि अगर उसे चाहिए तो वो ले सकती है। एंजेलिका खुश होकर आर्मर पहन लेती है, लेकिन आर्मर उसके लिए थोड़ा बल्कि लगता है। अचानक आर्मर ग्लो करने लगता है और एंजेलिका के लिए परफेक्टली फिट हो जाता है। हारुका को राहत मिलती है कि एंजेलिका अब आर्मर में है और उसके नेकेड बोन्स एक्सपोज्ड नहीं है। लेकिन जब हारुका आर्मर को अप्रेज करता है तो उसे पता चलता है कि ये कर्स्ड है। आर्मर पर कर्स ऑफ बाइंडिंग है। इसका मतलब है कि एंजेलिका इसे कभी उतार नहीं पाएगी। एंजेलिका हारुका पर गुस्सा करती है कि उसने उसे पहले वार्निंग क्यों नहीं दी, लेकिन एंजेलिका पहले से स्केलेटन थी तो उसके पास पहनने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। दूसरी तरफ 50th फ्लोर पर हारुका की क्लासमेट्स अब भी उसकी डेस्परेटली तलाश कर रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हारुका खुद ही बाहर आ जाएगा और बोस्ट करेगा कि उसने पूरा डंजन अकेले क्लियर कर दिया, लेकिन क्लास रैप कुछ नहीं करने के बजाय एक्शन लेना चाहती है। इसलिए वो सबको बॉस रूम में लेकर जाती है ताकि हारुका की खोज जारी रख सके। जैसे ही क्लास रैप दरवाजा खोलती है, तभी क्लासमेट्स का सामना एक जायंट साइक्लॉप्स से होता है जो फ्लोर बॉस है। दूसरी तरफ शहर में मेरिल गिल्ड मास्टर को बताती है कि डंजन में कुछ अजीब हो रहा है। हालांकि उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि चीजें बेकाबू हो सकती हैं। गिल्ड मास्टर का कहना है कि उसे अभी तक डंजन के एंट्रेंस पर स्टेशन गार्ड से कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन गैच सार्कास्टिकली याद दिलाता है कि गार्ड की लो IQ है, यानी उस पर भरोसा करना बेकार है। आफ्टर मेंबर्स को प्रिपेयर करने के लिए चला जाता है और गिल्ड मास्टर पूछता है कि वो नए एडवेंचरर्स का ग्रुप कहाँ है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में मददगार हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर और गैच को हारुका या उसके क्लासमेट्स का कोई पता नहीं है। हारुका का गायब होना नॉर्मल है, लेकिन पूरे ग्रुप का गायब होना कुछ बड़ा संकेत करता है। शायद फ्लोर 98 पर कुछ बड़ा हो रहा है। एंजेलिका का मूड ठीक करने के लिए हारुका उसे एक केप देता है ताकि उसका आर्मर बेहतर दिखे, लेकिन अचानक हारुका को एक मॉन्स्टर की मौजूदगी का एहसास होता है। अप्रेजल स्किल का यूज करने पर पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एक लिच है। लिचेस फिजिकल अटैक से इम्यून होते हैं और उन पर सिर्फ होली मैजिक काम करती है, लेकिन हारुका को होली मैजिक का कोई आइडिया नहीं है। वह सोचता है कि सीलिंग में होल बनाकर भाग जाए, लेकिन उसे डर है कि इससे और खतरनाक मॉन्स्टर्स नीचे गिर सकते हैं। फिर हारुका अपने स्टाफ की मदद से लिच को पोक करता है। सरप्राइजिंगली स्टाफ फिर से काम करता है और लिच गायब हो जाता है। हारुका को अभी भी समझ नहीं आता कि स्टाफ कैसे काम करता है, लेकिन जीत तो जीत है। 97वें फ्लोर पर हारुका और एंजेलिका का सामना वेनोमस मॉन्स्टर्स से होता है। हारुका वेनोमस मॉन्स्टर के साथ सीधे लड़ने से बचना चाहता है, क्योंकि उनका वेनम जानलेवा हो सकता है। इसलिए वो अपनी फायर मैजिक का यूज करता है और एक बड़ा फायर बॉल बनाता है। मॉन्स्टर उसकी चाल में फंस जाते हैं और जैसे ही वो फायर बॉल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हारुका उन्हें एक ही बार में एशेज में बदल देता है। 95वें मंजिल पर हारुका और एंजेलिका का सामना वेनोमस कैटरपिलर्स से होता है जो स्टिकी स्ट्रिंग फेंकते हैं। स्ट्रिंग से बचना काफी मुश्किल होता, लेकिन हारुका अपनी अर्थ मैजिक का स्मार्ट यूज करता है। वो पूरे फ्लोर को रोल कर देता है जिससे कैटरपिलर्स क्रश हो जाते हैं। हारुका और एंजेलिका के लिए अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 95वें फ्लोर पर कुछ अलग था। अचानक उन्हें फ्लोर बॉस ने घेर लिया। ये बॉस एक लिविंग स्वॉर्ड था, लेकिन इसका लेवल 95 के बजाय 100 था। स्वॉर्ड मॉन्स्टर हारुका पर हमला करता है, लेकिन हारुका उसे डॉज कर लेता है। वो पीछे से काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड इतनी तेजी से मूव करता है कि हारुका का हमला मिस हो जाता है। इसके अलावा स्वॉर्ड के साथ हेल्पर स्वॉर्ड्स भी थे जो हर दिशा से हारुका पर हमला कर सकते थे। हारुका समझ जाता है कि उसे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए एंजेलिका की मदद चाहिए। वो एंजेलिका को फाइट में शामिल होने के लिए बुलाता है। एंजेलिका
अपनी सोर्ड निकालती है और फुल पावर के साथ चार्ज करती है। सोर्ड मॉन्स्टर को समझ में आ जाता है कि अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो अपनी हेल्पर सोर्ड्स को फॉर्मेशन में रखकर एंजेलिका के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेलिका के सामने उसकी कोई चाल नहीं चलती। वो एक ही स्विंग में सोर्ड मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देती है। हारुका एंजेलिका की ताकत देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता था कि एलाइज बनने के बाद बॉसेस कमजोर हो जाते हैं, लेकिन एंजेलिका अब भी उतनी ही मजबूत थी। हारुका को यकीन हो जाता है कि एंजेलिका के साथ वो इस डंजन से जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ हारुका के क्लासमेट्स 50th फ्लोर पर साइक्लॉप्स के साथ अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। साइक्लॉप्स बहुत ताकतवर था और उसकी वजह से कई क्लासमेट्स घायल हो चुके थे। अगर उन्होंने और एक भी गलत कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। सब सोच रहे थे कि हारुका इस कंडीशन में क्या करता। भले ही हारुका ने उन्हें कभी कोई खास सलाह नहीं दी, लेकिन वो जानते थे कि हारुका कभी हार नहीं मानता। ओडा और कजाकी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। क्लास रेप को वो अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हैं। शुरुआत में क्लास रेप इसे बहुत खतरनाक कहकर मना कर देती है, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। प्लान के तहत कजाकी साइक्लॉप्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो अपनी एक्सेलरेशन स्किल्स का यूज करके साइक्लॉप्स के सिर पर हमला करने की कोशिश करता है। इस बीच क्लास की लड़कियां कवर फायर देती हैं, लेकिन जैसे ही कजाकी अटैक रेंज में पहुंचता है, साइक्लॉप्स उसे दूसरी हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है। कजाकी को लगता है कि उसने पूरी तरह से फेल कर दिया, लेकिन ये सब प्लान का हिस्सा था। उसकी डिस्ट्रैक्शन से ओडा को अपना अटैक प्रिपेयर करने का मौका मिल गया। कजाकी के हटते ही ओडा अपनी स्किल यूज करके साइक्लॉप्स की आंख पर सीधा वार करता है। साइक्लॉप्स को फाइनली हराया जाता है। इस बीच हारुका और एंजेलिका 85 मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब बॉस फाइट पहले से आसान लग रही थी, लेकिन अचानक पूरा डंजन एक ट्रेमर से हिलने लगता है। हारुका को महसूस होता है कि शायद डंजन स्टैम्पीड शुरू होने वाला है। डंजन के एंट्रेंस पर गार्ड को आखिरकार एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। हर तरफ मॉन्स्टर्स स्पॉन हो रहे हैं और वो जल्दी से भागकर शहर में सबको वार्न करने निकल पड़ता है। शहर में पहले से ही सब हाई अलर्ट पर थे, लेकिन अब स्टैम्पीड की कॉन्फर्मेशन के बाद गिल्ड मास्टर की चिंता बढ़ जाती है। स्टैम्पीड में मचम जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। गिल्ड मास्टर को पता है कि शहर को बचाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी सबको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। ऑफ्टर और गैच हारुका के क्लासमेट्स के लिए परेशान है, क्योंकि वो अभी भी डंजन के अंदर हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे उनसे कांटेक्ट किया जा सके। इसी बीच गिल्ड मास्टर को याद आता है कि उसने डंजन स्टैम्पीड्स के बारे में पहले कभी पढ़ा था। वो एक एंशिएंट स्क्रोल निकालता है और सबको बताता है कि डंजन इस दुनिया में लिविंग बीइंग्स की तरह काम करते हैं। जब डंजन अपने 100 फ्लोर तक पहुंच जाता है तो जितने एक्स्ट्रा मॉन्स्टर्स स्पॉन होते हैं वो सरफेस पर फैलने लगते हैं। आफ्टर पूछता है क्या इसे रोकने का कोई तरीका है। गिल्ड मास्टर स्क्रोल पढ़ते हुए बताता है हाँ, अगर डंजन के लोवेस्ट फ्लोर के फाइनल बॉस को हराया जाए तो डंजन और सारे मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं। गिल्ड मास्टर कहता है मुझे नहीं लगता कि इस कमरे में मौजूद कोई भी इसे कर सकता है। गिल्ड मास्टर तुरंत आफ्टर को आदेश देता है कि वो सभी सिविलियंस को पास के शेल्टर में ले जाए। वहीं वो गैच से कहता है जितने भी एडवेंचरर्स हैं उन्हें इकट्ठा करे, क्योंकि वो बिना लड़े हार मानने वालों में से नहीं है। इस बीच हारुका अब भी डंजन से बाहर निकलने के लिए चढ़ाई कर रहा है, लेकिन इस फ्लोर पर उसका सामना ग्रिफिन से होता है। हारुका समझ जाता है कि इनसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए वो एक क्लेवर तरीका अपनाता है। कुछ मछलियों को पॉइजन करता है और उन्हें वहीं छोड़ देता है। जैसे ही ग्रिफिन्स उन मछलियों को खाते हैं वो धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। एक और फ्लोर हारुका के लिए आसान साबित होता है, लेकिन दूसरी तरफ हारुका के क्लासमेट्स का हाल बिल्कुल उल्टा है। वो अभी भी 54 फ्लोर पर है और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हारुका को ढूंढ पाएं, लेकिन तभी उनका सामना वेयरवुल्व्स की एक बड़ी भीड़ से हो जाता है और ये साफ है कि ये वेयरवुल्व्स बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। सरफेस पर सभी एडवेंचरर्स शहर के गेट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने अभी अभी डंजन से आने वाले पहले वेव ऑफ मॉन्स्टर्स का सामना किया है और उन्हें हराने में कामयाब भी रहे हैं, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि इस रफ्तार से लड़ाई लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। एडवेंचरर्स को पता है कि इस समस्या से निपटने का केवल एक ही तरीका है, डंजन बॉस को हराना, लेकिन वो भी ये बात जानते हैं कि ऐसा करने की क्षमता सिर्फ एक ही इंसान में है और वो है हारुका। अब गिल्ड मास्टर मरियल को हारुका तक मैसेज पहुंचाने का काम देता है। मरियल डर जाती है और जाने से मना करती है, लेकिन गिल्ड मास्टर समझाता है कि हारुका को मनाने का सबसे अच्छा मौका उसी के पास है। हालांकि मरियल को अकेले भेजना खतरनाक होगा, इसलिए आफ्टर को उसके साथ जाने को कहा जाता है। आफ्टर मान जाता है, लेकिन उसे चिंता है कि शहर की रक्षा कौन करेगा। गिल्ड मास्टर उसे भरोसा दिलाता है कि बाकी लोग इसका ख्याल रखेंगे। मरियल डंजन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आसपास देखती है उसे नजर आता है कि कितने लोग घायल हैं और इस सिटी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह देखकर वो अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और आखिरकार हारुका को ढूंढने के लिए डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच हारुका और एंजेलिका 81 फ्लोर पर पहुंचते हैं। ये पूरा फ्लोर एक क्रेजी वाटर पार्क की तरह है। हारुका वहाँ के नजारे देखकर इतना खो जाता है कि उसे पानी में छिपे फिश मॉन्स्टर्स का पता ही नहीं चलता। तभी एक मछली अचानक पानी से छलांग लगाती है और हारुका पर अटैक करती है, लेकिन एंजेलिका तुरंत हरकत में आती है और हारुका को बचाती है। हारुका एंजेलिका से माफी मांगता है कि वो ध्यान भटका बैठा, लेकिन एंजेलिका इसे सीरियसली नहीं लेती। वो कहती है कि उसे हारुका के साथ ये सब काफी मजेदार लग रहा है। हारुका पानी की ओर देखता है और नोटिस करता है कि पानी में अभी भी बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं। अगर ये सारी मछलियां एक साथ उस पर हमला कर दें तो उसका बच पाना मुश्किल होगा। सबसे पहले हारुका को मछलियों की स्पीड से निपटना
भटकना होगा। उसे वो फ्लैश एपिसोड याद आता है जो उसने कुछ साल पहले देखा था। वो आइस मैजिक का यूज करता है और सारी मछलियों को पानी में फ्रीज कर देता है। धीरे धीरे सारी मछलियां आइस ब्लॉक्स में कैद होकर पानी की सतह पर तैरने लगती हैं। हारुका का प्लान काम कर जाता है। वो और एंजेलिका पानी पार करने के लिए इसी टेक्निक का यूज करते रहते हैं, लेकिन तभी फ्लोर बॉस अपीयर होता है और उन पर एक विशाल लहर छोड़ता है। एंजेलिका तो समय पर उछलकर बच जाती है, लेकिन हारुका कुछ सेकंड के लिए शॉक में चला जाता है और बस वहीं खड़ा रह जाता है। लहर उसे जोर से टकराती है और वो पानी के अंदर गहराई तक चला जाता है। एंजेलिका को लगता है कि उसे अब फिश मॉन्स्टर का सामना अकेले करना पड़ेगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद हारुका पानी से एक अर्थ सर्फ बोर्ड के साथ उभरता है। वो इसका यूज करते हुए फिश मॉन्स्टर के पास तेजी से पहुंचता है और उसके सिर के बीचों बीच जोरदार हमला करके उसे हरा देता है। अब बड़े मछली मॉन्स्टर का खात्मा हो चुका है। हारुका और एंजेलिका एग्जिट तक कूद कर पहुंचते हैं। हारुका एंजेलिका से पूछता है, तुम ठीक तो हो? एंजेलिका जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। हारुका खुश होकर कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं। हारुका को पहले ये डंजन एक्सप्लोरेशन ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन अब वो इसे मजेदार मानने लगा है और जितना वो मजबूत हो चुका है उसके लिए डंजन के बॉस अब ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं हारुका को कई गॉड टियर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जैसे रिंग ऑफ बाउंडलेस फॉर्च्यून, ब्लेसेड बैंगल और नेक्रोमैंसी। और ये सभी आर्टिफैक्ट्स बहुत ही कूल लगते हैं और शायद काफी महंगे भी होंगे। हारुका सोचता है कि इन्हें अपने पास रखे या बेचकर फायदा उठाए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो तय करता है कि उसके पास पहले से ही लक है और उसे किसी भी कर्ज से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ये सब एंजेलिका को देने का फैसला करता है। एंजेलिका पहले तो उसे लेने में हिचकिचाती है क्योंकि वो हारुका की दयालुता का फायदा नहीं उठाना चाहती, लेकिन हारुका उसे समझाता है कि उसके पास इन चीजों का कोई यूज नहीं है। थोड़ी मनाने के बाद एंजेलिका इसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। ये उसके लिए पहली बार है जब किसी ने उसे कोई गिफ्ट दिया हो। वो बहुत खुश महसूस करती है और हारुका इसे देखकर खुश हो जाता है। हारुका को ये नहीं पता कि जिन ब्लेसेड आइटम्स को उसने एंजेलिका को दिया है उनसे एंजेलिका का आर्मर कर्स और स्केलेटन कर्स दोनों टूट गए हैं। वो एंजेलिका ने अपना ह्यूमन फॉर्म फिर से पा लिया है। हालांकि एंजेलिका ये बात हारुका को नहीं बताती और उसे सीक्रेट रखने का फैसला करती है। इस बीच हारुका के क्लासमेट्स ने 54th फ्लोर पर सारे वेयरवुल्व्स को हराकर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना शुरू किया है। वो सब लड़ाई के बाद पूरी तरह थक चुके हैं, लेकिन हारुका को खोजने के लिए रुक नहीं सकते। तभी उन्हें किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है। शुरुआत में वो डर जाते हैं कि शायद कोई मॉन्स्टर उनकी ओर आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ मैरियल और ऑफ्टर होते हैं जो उनके पास पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हारुका और एंजेलिका अब 74 फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये फ्लोर अब तक का सबसे हार्डेस्ट फ्लोर लग रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से फ्लेम्स से घिरा हुआ है। जैसे ही वो वहां चलते हैं हारुका अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान नहीं रख पाता और गलती से एक पत्थर से ठोकर खा जाता है। वो लगभग आग में गिरने ही वाला होता है, लेकिन एंजेलिका तुरंत हारुका को पकड़ लेती है इससे पहले कि वो आग में गिरकर घायल हो जाए। वो हारुका को बताती है कि उसकी मौजूदा हालत में आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। एंजेलिका सुझाव देती है कि हारुका को थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। हारुका को भी लगता है कि आराम करना अच्छा रहेगा, लेकिन वो इस गर्मी से बचने और खुद को ठंडा करने का तरीका ढूंढना चाहता है। तभी उसे एक शानदार आइडिया आता है। पास की दीवार में एक छोटा सा छेद था और हारुका ने अपनी विंड मैजिक का यूज करके उस छेद के जरिए ठंडी हवा चलानी शुरू कर दी। ये छेद उस छेद से जुड़ा हुआ था जिसके पास क्लास रैप खड़ी थी। वो हारुका की आवाज सुनकर उसे पुकारने लगती है। हारुका तुरंत उसकी आवाज पहचान लेता है और समझ जाता है कि ये वही छेद है जहाँ से वो शुरुआत में गिरा था। इसे ढूंढना हारुका के लिए काफी लकी साबित होता है। क्लास रैप उससे पूछती है क्या वो उस छेद से ऊपर चढ़कर उनके पास आ सकता है, लेकिन हारुका पहले ही कोशिश कर चुका था और उसे पता है कि उसकी एयरवॉक स्किल इतनी ऊंचाई तक चढ़ने में मदद नहीं कर सकती। हारुका पूछता है कि क्या क्लास रैप के पास कोई रोप है जिसे वो नीचे फेंक सकती है, लेकिन उनकी टीम ने ऐसा कोई क्लाइंबिंग गियर साथ नहीं लाया था। हारुका क्लास रैप से पूछता है कि वो किस फ्लोर पर है। क्लास रैप बताती है कि वो 54th फ्लोर पर है। हारुका ये सुनकर खुश होता है कि वो क्लास रैप से ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि वो 74th फ्लोर पर है। हारुका जल्दी से वहां पहुंचने का फैसला करता है। वो जाने ही वाला होता है कि क्लास रैप उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे कुछ और बताना है। वो हारुका को बताती है कि शहर मॉन्स्टर्स से भर चुका है और अगर इसे रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया तो शहर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। क्लास रैप बताती है कि मैरियल और ऑफ्टर ने दूसरी लहर के स्टैम्पीड को शहर की ओर जाते हुए देखा। अभी तक तो शहर किसी तरह बचा हुआ है, लेकिन अगर तीसरी लहर ने हमला किया तो इसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। क्लास रैप और बाकी बताते हैं स्टैम्पीड को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, डंजन बॉस को हराना। हारुका तुरंत समझ जाता है कि वो एंजेलिका की बात कर रहे हैं। वो क्लास रैप और बाकी सभी को बताता है कि उसने पहले ही डंजन बॉस को हरा दिया है। सभी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि हारुका ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन फिर क्लास रैप पूछती है कि क्या हारुका को पूरा यकीन है कि उसने बॉस को खत्म कर दिया है, क्योंकि जब तक बॉस पूरी तरह मारा नहीं जाएगा स्टैम्पीड नहीं रुकेगा। ये हारुका के लिए एक बड़ी दुविधा बन जाती है। अगर वो एंजेलिका को नहीं मारेगा तो शायद शहर तबाह हो जाएगा, लेकिन क्या वो सच में एंजेलिका की बलि देकर बाकी सबको बचाने के लिए तैयार है? जब उसने पहली बार एंजेलिका से सामना किया था तब उसे मारने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि एंजेलिका को इस डंजन की डार्कनेस ने कई सालों तक बंधक बनाकर रखा, हारुका उसे मारने का सोच भी नहीं सकता। हारुका उन्हें बताता है कि उसने बॉस को नहीं मारा और वो ऐसा करने का इरादा भी नहीं रखता। वो जानता है कि ये फैसला सेल्फिश लग सकता है, लेकिन वो एंजेलिका और शहर दोनों को बचाने का तरीका ढूंढना चाहता है। हारुका का मानना है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए एंजेलिका की मदद चाहिए। क्लास रैप को बिल्कुल भी नहीं पता कि हारुका क्या प्लान बना रहा है, लेकिन अगर उसे सच में यकीन है कि वो इसे कामयाब बना सकता है तो वो उसकी पूरी उम्मीद करेगी। हारुका कभी कभी थोड़ी बेपरवाह रहता है, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है
तब वो हमेशा कुछ ऐसा करता है कि सब सुरक्षित रहते हैं। इसलिए क्लास रैप को पूरा यकीन है कि आखिरकार सब कुछ सही हो जाएगा। हारुका क्लास रैप का भरोसा पाकर उसे थैंक्स कहता है। वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शहर को बचाएगा और एंजेलिका को इस डंजन से आजाद करेगा। दूसरी वेव के मॉन्स्टर्स अब ओमू के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और शहर की दीवारों के बाहर इकट्ठे हुए एडवेंचरर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मौजूद रिसोर्सेज के साथ ये लड़ाई बहुत मुश्किल लग रही है। गिल्ड मास्टर सभी को हिम्मत देते हुए कहता है कि उन्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा क्योंकि ये उनकी होमलैंड की रक्षा का सवाल है। इस बीच डंजन में हेरुका जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ताकि शहर तबाह होने से पहले कुछ कर सके। वो एंजेलिका से पूछता है कि क्या वे बाकी बचे फ्लोर्स को जल्दी से पार कर सकते हैं। एंजेलिका को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए दोनों तेजी से दौड़ते हुए ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वे 73rd फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां उनका सामना 2 लिजर्ड मैन से होता है। बिना रुके हेरुका याद करता है कि रेप्टाइल्स ठंड से कमजोर होते हैं, तो वो आइस मैजिक का यूज कर उन्हें फ्रीज कर देता है और फिर एंजेलिका उन्हें टुकड़ों में तोड़ देती है। इसके बाद वाले फ्लोर पर बहुत सारे स्कॉर्पियंस हैं, लेकिन हेरुका धुएं का जाल बिछाकर उन्हें कंफ्यूज कर देता है जिससे एंजेलिका उन पर फाइनल अटैक कर सकती है। अगले फ्लोर पर एक विशाल हेलहाउंड बॉस के रूप में है। क्योंकि हेरुका के पास इससे निपटने के लिए कोई खास मैजिक नहीं है, वो एक स्टिंग बॉम्ब सीधे डॉग की नाक पर फेंकता है। ये डिस्ट्रैक्शन पर्याप्त साबित होता है और एंजेलिका उसे खत्म कर देती है। हेलहाउंड को हराने के बाद हेरुका गैदर्ड लूट को ऑर्गेनाइज करता है और सोचता है कि सब कुछ कंबाइन कर लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है ताकि डंजन को और तेजी से पार किया जा सके। हालांकि उसे इस बात का मलाल है कि वो अभी तक वो रेयर रिंग नहीं ढूंढ पाया है जिसके लिए वो शुरुआत में डंजन में आया था। वो देखता है कि एंजेलिका कुछ परेशान लग रही है, तो वो उससे पूछता है कि क्या बात है। एंजेलिका को लगता है कि हेरुका खुद को बहुत ज्यादा थका रहा है, इसलिए वो चाहती है कि वो थोड़ा आराम करे, लेकिन हेरुका कहता है कि उसके पास आराम करने का समय नहीं है। वे अब 69th फ्लोर पर पहुंचते हैं जो एक फॉरेस्ट स्टेज जैसा है। वहाँ बॉस का कोई निशान नहीं है। तभी एक आउल पास की शाखा पर बैठता है। हेरुका उसे अप्रेज करता है और पता चलता है कि ये फ्लोर बॉस है जिसका नाम स्लीप आउल है। उसे लगता है कि इसका कोई स्लीप इफेक्ट होगा, लेकिन इससे पहले कि हेरुका इसकी एबिलिटी से बचने की तैयारी कर सके, आउल की आंखें चमकने लगती हैं और वो स्लीप इफेक्ट इन्फ्लिक्ट कर देता है। आमतौर पर हेरुका का वेलबींग स्किल उसे स्टेटस इफेक्ट से बचा लेता है, लेकिन इस बार वो पहले से ही इतना थका हुआ था कि उसकी स्किल एक्टिवेट नहीं हुई और वो तुरंत सो जाता है। थोड़ी देर बाद हेरुका जागता है और खुद को एंजेलिका की पीठ पर पाता है। उसके सोने के दौरान एंजेलिका ने स्लीप आउल को हरा दिया और उसे उठाकर ऊपर की ओर चलने लगी। अब हालांकि हेरुका जाग चुका है, एंजेलिका कहती है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। उधर हेरुका के क्लासमेट्स जो 57th फ्लोर पर हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनका सामना एक लेवल 100 स्फिंक्स से हो जाता है। वो इसे हराने में बुरी तरह फेल हो रहे हैं। उनकी सभी मैजिकल और फिजिकल अटैक्स बेअसर साबित हो रही हैं और जो थोड़ा बहुत डैमेज वो करते हैं वो भी तुरंत हील हो जाता है। ऑफ्टर बताता है कि स्फिंक्स को हराना संभव नहीं है क्योंकि उसने इसके बारे में पढ़ा है। डंजन स्फिंक्सेस को केवल एक पजल हल करके हराया जा सकता है और ये सभी प्रकार के अटैक्स के लिए इम्यून होती हैं, जिससे ये लगभग इमॉर्टल लगती हैं। अगर उनमें से कोई भी पजल नहीं समझ पाया तो उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची। इस होपलेस सिचुएशन में क्लास रैप का ध्यान स्फिंक्स से हट जाता है। जब तक उसे एहसास होता है तब तक स्फिंक्स उस पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका है। तभी ठीक समय पर हेरुका वहां पहुंचता है। उसने पहले ही स्फिंक्स को अप्रेज कर लिया था, जिससे उसे इसके इम्यूनिटी के बारे में सब पता चल गया है। हेरुका ने नीचे की ओर जाते समय जो आइटम उठाए थे उनमें से एक ने उसे डैमेज, इम्यूनिटी समेत सभी प्रकार की डिफेंसेस नेगेट करने की क्षमता दी। इस आइटम का यूज करते हुए हेरुका ने स्फिंक्स पर हमला किया, जिससे उसकी डिफेंस खत्म हो गई। इसके बाद एंजेलिका ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी तलवार से उसका सिर काटकर इसे खत्म कर दिया। स्फिंक्स के हारने के बाद अब कोई खतरा नहीं था और हेरुका अपने साथियों के पास पहुंचकर उन्हें अपनी वापसी की खबर देता है। सभी उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचता तो सबकी मौत पक्की थी। लेकिन क्लास रैप उस अजीब सी नाइट लेडी को देखकर थोड़ी क्यूरियस है जो हेरुका के साथ खड़ी है। हेरुका सबको बताने ही वाला था कि डंजन के नीचे क्या क्या हुआ, लेकिन तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो लगभग वापस डंजन की गहराइयों में गिरने वाला होता है। हालांकि पहले ऐसा हो चुकने के कारण इस बार हेरुका सतर्क था। वो गिरते हुए मलबे का यूज करते हुए वापस ऊपर छलांग लगाता है और अपनी जगह पर लौट आता है। वो सबको बताता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब इस तरह के जाल में दोबारा नहीं फंसने वाला। लेकिन फिर वही जाल तीसरी बार एक्टिव हो जाता है और इस बार हेरुका तैयार नहीं था। वो सच में गिरने ही वाला था, लेकिन क्लास रैप उसे गिरने नहीं देती। क्लास रैप ने भी अपनी पिछली असफलता से सबक लिया था, इसलिए इस बार वो हेरुका का हाथ पकड़ने में सफल हो जाती है और उसे समय रहते ऊपर खींच लेती है। सभी लोग राहत महसूस करते हैं कि हेरुका फिर से नीचे नहीं गिरा, लेकिन खुशी मनाने का ज्यादा समय नहीं है क्योंकि स्टैम्पीड की अगली लहर आ रही है और ये पहले की तुलना में कहीं ज्यादा विशाल है। इस बार अगर ये लहर ओमू तक पहुंच गई तो शहर को बचाना असंभव होगा। क्लास रैप हेरुका से पूछती है कि क्या उसके पास सच में इन सभी मॉन्स्टर्स को रोकने की कोई योजना है। हेरुका कंफर्म करता है कि उसके पास एक प्लान है और एंजेलिका इस प्लान की है, लेकिन वो सबको अपनी योजना समझाने के लिए समय नहीं ले सकता। इसलिए हेरुका सबको टेलीपोर्टेशन गेट की ओर दौड़ने को कहता है ताकि वे जल्द से जल्द ओमू लौट सकें। दौड़ते समय क्लास रैप पूछती है कि उसने इतने ताकतवर मॉन्स्टर्स को कैसे हराया और यहाँ तक कैसे पहुंचा। हेरुका मुस्कुराते हुए बताता है कि शायद वो सामान्य तरीके से कभी जिंदा बाहर नहीं आ पाता, लेकिन थोड़ी लक और इंजेन्युइटी के साथ कोई भी इंसान मुश्किलों को पार कर सकता है। आखिरकार सभी लोग ओमू लौट
आते हैं और देखते हैं कि गायक और गिल्ड मास्टर शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बैठे हुए हैं। वे अपनी टीम को सुरक्षित लौटते हुए देखकर खुश होते हैं, लेकिन तभी मरियल का ध्यान विशाल मॉन्स्टर हॉर्ड की ओर जाता है। गिल्ड मास्टर के पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो इस नजारे को देखकर टूट जाती है। शहर में कदमों की गूंज से हर कोई सहम जाता है। शहर के बाहर जितने भी एडवेंचरर्स थे वो लगभग हार मान चुके थे, क्योंकि स्टैम्पीड का स्केल बहुत बड़ा था। अभी हारुका एंजेलिका के पास आया और बोला, अब वो करो जो हमने पहले डिस्कस किया था। एंजेलिका बिना वक्त गंवाए सबके आगे बढ़ती है, अपनी सोर्ड निकालती है और जमीन में गाड़ देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है उसकी सोर्ड से बहुत सारा एनर्जी निकलने लगता है। हारुका सबको समझाता है, एंजेलिका भले ही वैसी ना हो जैसी वो तब थी जब मैंने उसे डंजन में हराया था, लेकिन वो अभी भी डंजन एम्परर है और इसका मतलब है कि उसके पास अपने डंजन के सभी मॉन्स्टर्स पर पूरा कंट्रोल है। वो इन सबको खत्म कर सकती है। जैसे ही एंजेलिका की एनर्जी वेव फैलती है सारे मॉन्स्टर्स एक एक करके गायब होने लगते हैं और कुछ ही देर में हर एक मॉन्स्टर वहां से पूरी तरह गायब हो जाता है। जब खतरा पूरी तरह टल जाता है हारुका एंजेलिका के पास जाता है और उसे एक फिस्ट बम देता है। अब सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन हारुका के क्लासमेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं, ये सब कैसे हुआ, ये तुमने किया हारुका? हारुका मुस्कुराकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब एंजेलिका का काम है, असली थैंक यू उसे बोलो। इतने में ओडा, जो हमेशा नर्डी इन्फो में डूबा रहता है, कहता है, एंजेलिका क्या वो डंजन एम्परर है? ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। एक लड़की पूछती है, क्या एंजेलिका एक मॉन्स्टर है? हारुका हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, एंजेलिका किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैंने उसके साथ बहुत समय बिताया है और वो सच में बहुत अच्छी इंसान है। सबको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हारुका की बात मानकर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी ओडा फिर पूछता है, लेकिन डंजन एम्परर तो सबसे ताकतवर होता है ना? हारुका थोड़ा चिढ़कर कहता है, ओडा तुम्हारा इतना रैंडम इन्फो जानना थोड़ा क्रीपी है, लेकिन हाँ तुम सही हो, एंजेलिका डंजन की सबसे ताकतवर फाइटर है। भले ही उसका लेवल रिसेट हो गया हो, लेकिन वो अभी भी बहुत ओवरपावर्ड है। हारुका बताता है कि एंजेलिका ने अपनी पावर्स का यूज करके इन मॉन्स्टर्स को वापस डंजन में भेज दिया है। हारुका ने यह भी क्लियर किया कि एंजेलिका की ये पावर सिर्फ उसके डंजन के मॉन्स्टर्स पर काम करता है, और वो भी तब जब वो एंजेलिका के आसपास हो। तभी लड़कियां पूछती हैं, तो एंजेलिका ने इन मॉन्स्टर्स को मार दिया? हारुका क्लियर करता है, नहीं, वो सब जिंदा हैं। एंजेलिका ने सिर्फ उन्हें टेलीपोर्ट करके वापस डंजन में भेजा है और ऑर्डर दिया है कि वो अब बाहर ना आए। अब ओमू शहर पूरी तरह से सुरक्षित है और हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट सकता है। अगले दिन हारुका को एक शानदार आइडिया आता है कि वो डंजन से मिले सारे इक्विपमेंट का सही यूज कैसे कर सकता है। वो थोड़ा वक्त लगाकर अपना इन्वेंट्री ऑर्गेनाइज करता है और फिर क्लास रैप को बोलता है कि वो सभी क्लासमेट्स को इकट्ठा करे। जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके सामने टेबल्स पर ढेर सारा ट्रेजर रखा होता है। ये सब रेयर और वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं, जिसे देखकर सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। हारुका अनाउंस करता है, मैं तुम्हारे लिए एक सुपर स्पेशल सेल कर रहा हूँ, तुम जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन हाँ उसका पेमेंट देना पड़ेगा। ये सुनकर लड़के और लड़कियां दोनों बेस्ट आइटम्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सेल शुरू होती है लड़कियां पूरी तरह से ब्लैक फ्राइडे जोन में चली जाती हैं और सेल को बैटलफील्ड बना देती हैं। कुछ लड़के इतने डर जाते हैं कि वो लड़कियों के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करते। ये देखकर हारुका को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो एक स्पेशल डील ऑफर करता है और अपने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट निकालता है जिसे वो पहले बेचने का प्लान नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद हर किसी ने अपनी पसंद की चीजें खरीद ली और सब अपने परचेसेस से खुश नजर आते हैं। हारुका भी खुश होता है क्योंकि ये नया गियर उसकी क्लासमेट्स की सेफ्टी बढ़ाने में मदद करेगा। अब हारुका को सिर्फ एंजेलिका की चिंता है। वो कुछ वक्त के लिए सबके साथ टाउन में रहेगी, लेकिन हारुका को लगता है कि इतने सालों तक डंजन में अकेले रहने के बाद एंजेलिका को सोशलाइजिंग की आदत नहीं होगी। वो परेशान है कि एंजेलिका बाकी लड़कियों के साथ ठीक से घुल मिल पाएगी या नहीं। इस बीच हारुका के सभी क्लासमेट्स अपने नए लूट से बेहद खुश होते हैं और हारुका भी इसलिए खुश है क्योंकि उसने इन आइटम्स को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लिया। वो अपने सारे पैसे गिन ही रहा होता है कि तभी क्लास रैप उसके पास आती है। हारुका जल्दी से अपना पैसा छिपा लेता है और पूछता है क्या चाहिए। क्लास रैप कहती है, एंजेलिका से प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराओ और ये भी बताओ कि तुम उससे दोस्त कैसे बने। वो मानती है कि हारुका ने एंजेलिका को अपने साथ लाने के लिए रेयर रिंग का यूज किया होगा, लेकिन हारुका बताता है, मैंने वो रिंग कभी नहीं ढूंढी। एंजेलिका मेरी साथी बनी क्योंकि मैंने अपनी सब्जुगेट स्किल का यूज किया था। ये सुनते ही क्लास रैप गुस्से में आ जाती है। वो चिल्लाकर पूछती है, तुमने एंजेलिका पर अपनी सब्जुगेट स्किल का यूज कैसे किया? हारुका के पास कोई अच्छा जवाब नहीं होता, तो क्लास रैप एंजेलिका से खुद जाकर पूछने का फैसला करती है। वो एंजेलिका को घसीटते हुए ले जाती है। हारुका राहत की सांस लेता है कि उसे अब क्लास रैप से डील नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसे चिंता है कि एंजेलिका अकेले लड़कियों से बात कर पाएगी या नहीं। क्लास रैप बाकी लड़कियों को एक कमरे में बुलाती है ताकि वो एंजेलिका की कहानी सुन सके। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि एंजेलिका चुपचाप खड़ी रहती है। फिर भी लड़कियां क्यूरियस होती हैं कि एंजेलिका के बारे में कुछ जाने। क्लास रैप एंजेलिका से कहती है, हमें अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ। धीरे धीरे लड़कियां ये जान पाती हैं कि एंजेलिका बहुत सालों से डंजन के सबसे गहरे हिस्से में फंसी हुई थी। हारुका ने उसे वहां से बचाया और उसे मारने के बजाय अपनी सब्जुगेट स्किल का यूज करके उस पर लगे कर्स को तोड़ दिया। ये सुनने के बाद क्लास रैप एंजेलिका के लिए कुछ खास करने का फैसला करती है। वो उसे सभी के साथ बात के लिए इनवाइट करती है, लेकिन अभी भी सबको लगता है कि एंजेलिका अंदर से एक स्केलेटन है। जब वो उसकी आर्मर उतारने में मदद करती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि एंजेलिका के हेल्थी थाइस देखकर कोई भी ये यकीन नहीं कर पाता कि वो स्केलेटन थी। इस बीच हारुका अपने कमरे में वापस आ जाता है और सोचता है कि आखिरकार वो अपने बिस्तर पर आराम से सो सकता है, लेकिन उसे थोड़ा दुख भी होता है कि उसने रेयर रिंग नहीं
नहीं ढूंढी। फिर भी अपने डंजन एडवेंचर के दौरान हारुका का लेवल 6 बार बढ़ा और उसने कई नए अमेजिंग स्किल्स हासिल किए। लेकिन वो ये भी समझता है कि एंजेलिका और बाकी सबकी मदद के बिना वो स्टैम्पीड को नहीं रोक पाता। हारुका को लगता है कि अगर उसे लोनर की जिंदगी जीनी है तो उसे इतना ताकतवर बनना होगा कि वो अकेले ही सब कुछ कर सके। वो सोचता है अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से वुड्स में जाऊं और खुद को और ज्यादा मजबूत बनाऊं। अगली सुबह हारुका चुपचाप सिटी से भागने के बजाय क्लास रैप से सीधा पूछ लेता है क्या वो थोड़े दिन के लिए बाहर जा सकता है। क्लास रैप को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि टाउन में फिलहाल कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन वो एक अलग बात को लेकर परेशान है। कल जो उसने देखा उससे उसे समझ आया कि एंजेलिका अब नॉर्मल हो चुकी है और एंजेलिका काफी हॉट भी है। क्लास रैप को डर है कि कहीं एंजेलिका हारुका को उससे दूर न ले जाए। एंजेलिका की बात करें तो हारुका उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ वुड्स में चलना चाहती है। एंजेलिका खुशी खुशी हाँ कहती है। थोड़ी देर बाद हारुका और एंजेलिका वुड्स में पहुंच जाते हैं। हारुका को ताजी हवा बहुत पसंद आ रही है क्योंकि उसे यहाँ आए हुए काफी वक्त हो गया था। यहाँ आकर हारुका को अपने नए गियर शिफ्ट स्किल की प्रैक्टिस करनी है। वो एंजेलिका से पूछता है क्या तुम मेरी स्पीड के साथ रह पाओगी। एंजेलिका सहमति में सिर हिलाती है। हारुका दौड़ना शुरू करता है और इतनी तेज भागता है कि एक जगह से दूसरी जगह लगभग टेलीपोर्ट करता हुआ लगता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और गलती से एक क्लिफ के किनारे से गिर जाता है। शुक्र है डंजन में इतनी बार गिरने के बाद हारुका ने खुद को हर बार सेफ लैंड करना सीख लिया है। वो आसानी से अपने पैरों पर लैंड करता है। एंजेलिका भी जल्द ही उसे पकड़ने के लिए पहुंचती है, लेकिन वो क्लिफ एज पर पड़े स्लिपरी मशरूम्स को नोटिस नहीं करती और खुद भी गिर जाती है। सौभाग्य से हारुका उसे पकड़ लेता है। एंजेलिका सुरक्षित है, लेकिन हारुका को हैरानी होती है कि एक स्केलेटन के लिए एंजेलिका इतनी भारी कैसे है। एंजेलिका इस पूरी सिचुएशन से इतनी शर्मिंदा है कि वो हारुका की बाहों में छुप जाती है। उस रात हारुका एंजेलिका को अपने घर लेकर आता है। वो बाथरूम में जाकर आराम से नहाने की सोचता है और मजाक में एंजेलिका से कहता है अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ नहा सकती हो। एंजेलिका को ये समझ नहीं आता कि हारुका मजाक कर रहा है, तो वो सच में बाथरूम में चली आती है। हारुका हैरान रह जाता है कि एंजेलिका ने उसका ऑफर सीरियसली ले लिया, लेकिन असली शॉक उसे तब होता है जब वो स्केलेटन के बजाय एक खूबसूरत ब्लॉन्ड गर्ल को देखता है। हारुका अपनी जगह से खड़ा हो जाता है भूलकर कि उसने तौलिया नहीं पहना और पूछता है क्या तुम वही एंजेलिका हो। एंजेलिका कंफर्म करती है कि हाँ वो वही है। हारुका जल्दी से बात से बाहर आ जाता है और कहता है हमें बात करनी चाहिए। दोनों हारुका के बेड पर बैठते हैं। हारुका के मन में ढेर सारे सवाल होते हैं, लेकिन सबसे पहले वो पूछता है क्या अब तुम बात कर सकती हो क्योंकि अब तुम इंसान हो गई हो। एंजेलिका सिर हिलाकर बताती है कि उसके पास वोकल कॉर्ड्स तो हैं, लेकिन उसने इतने सालों से बात नहीं की है कि वो भूल चुकी है कैसे बोलना है। एंजेलिका हैंड साइंस के जरिए समझाती है कि वो इस हाल में कैसे आई। वो बताती है डंजन एम्परर के रूप में वो सिर्फ एक स्केलेटन बन गई थी, लेकिन उसने जो लिविंग आर्मर पहनी थी उस पर एक कर्स था जिसने उसकी बॉडी को दोबारा बना दिया। हारुका ने उसे एक ब्लेस बैंगल दिया जिसने उस आर्मर के कर्स को हटा दिया। साथ ही नेक्रोमेंसी जूवल और रिंग ऑफ फॉर्चून ने उसकी लाइफ फोर्स और ऑटोनॉमी बहाल कर दी। इन सारे इफेक्ट्स ने मिलकर एंजेलिका को दोबारा ह्यूमन बना दिया। हारुका ये सब सुनकर समझता है कि एंजेलिका की इंसानियत लौटाने के लिए वो ही जिम्मेदार है। एंजेलिका ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो हारुका को थैंक यू कहना चाहती है। हारुका उसकी बात समझता है, लेकिन उसे लगता है कि एंजेलिका शायद इस तरह अपनी फ्रीडम खो रही है। वो एंजेलिका से कहता है तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, तुम आजाद हो, जो चाहो वो कर सकती हो। लेकिन एंजेलिका उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। वो कहती है मैं जो चाहती हूँ वो है तुम्हारे साथ रहना। हारुका समझ जाता है कि एंजेलिका अकेले नहीं रहना चाहती, इसलिए वो उसके साथ थोड़ी देर और रुकने का फैसला करता है। एंजेलिका को खुश करने के लिए हारुका उससे पूछता है क्या तुम एक मजेदार कहानी सुनना चाहोगी। इसके बाद हारुका पूरी रात एंजेलिका को अपनी यादों और किस्सों के बारे में बताता रहता है। एंजेलिका को उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। सुबह हारुका और एंजेलिका बाहर निकलते हैं। हारुका एंजेलिका से पूछता है क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा ट्रेनिंग मैच करना चाहोगी। एंजेलिका को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वो पूछती है तुम अचानक से लड़ाई क्यों करना चाहते हो। हारुका उसे बताता है कि वो एक नया स्किल सीख रहा है और वो देखना चाहता है कि उसने पिछले कुछ दिनों में कितनी इंप्रूवमेंट की है। एंजेलिका मदद के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। हारुका को पता है कि डंजन में जब उन्होंने लड़ाई की थी तब एंजेलिका ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी, लेकिन अब उसने एंजेलिका से कहा है कि वो अपना फुल पावर यूज करे तो वो पहले से काफी तेज होगी। हारुका को यकीन है कि वो अपने नए गियर शिफ्ट स्किल से उनकी स्पीड के अंतर को खत्म कर सकता है। जैसे ही मैच शुरू होता है एंजेलिका तेजी से हारुका की तरफ बढ़ती है। हारुका अपने गियर शिफ्ट का यूज करके उसके पहले हमले से बच जाता है। वो पीछे हटकर डिस्टेंस क्रिएट करता है और काउंटर अटैक की तैयारी करता है। हारुका एंजेलिका की तरफ भागता है और अपने स्टाफ से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेलिका उसका हमला रोक लेती है और उसके सिर पर वार कर देती है। हारुका जमीन पर गिर जाता है। एंजेलिका उसकी हालत देखने आती है, लेकिन हारुका बिल्कुल ठीक है, बस हार का पेन उसे परेशान कर रहा है। हालांकि हारुका एंजेलिका की स्पीड को मात नहीं दे पाया, लेकिन उसे गियर शिफ्ट पर अब थोड़ा कंट्रोल मिलने लगा है। उसे यकीन है कि एक दिन वो एंजेलिका की स्पीड को पार कर लेगा। फिलहाल इतनी ट्रेनिंग के बाद हारुका को बहुत भूख लग रही है। वो एंजेलिका से पूछता है चलो कुछ खाने चलते हैं। एंजेलिका सहमति में सिर हिलाती है। हारुका उसे नदी के किनारे ले जाता है और दिखाता है कि वो अपने लाइटनिंग स्किल का यूज करके मछलियां कैसे पकड़ता है। सारी मछलियां पकड़ने के बाद वो उन्हें एक बास्केट में रखता है। दोनों मछलियों को लेकर घर वापस आते हैं ताकि उन्हें प्रिपेयर कर सके। हारुका अब ग्रिल्ड फिश खा खाकर बोर हो गया है, तो वो एंजेलिका से कहता है चलो इस बार हॉट पॉट बनाते हैं। घर पहुंचकर हारुका किचन में काम करने लगता है। एंजेलिका भी मदद करना चाहती है, लेकिन उसने कभी किचन नाइफ का यूज नहीं किया।
किया। हारुका उसके पीछे खड़ा होकर उसे गाइडेंस देता है। एंजेलिका को ये सब करने में मजा आता है क्योंकि उसे हारुका के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। आखिरकार जब खाना तैयार हो जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। हारुका और एंजेलिका खाना खाने बैठते हैं। हारुका तो पूरी तरह से भर जाता है, लेकिन एंजेलिका थोड़ी परेशान लग रही है। हारुका उससे पूछता है, क्या बात है, तुम्हारे मन में कुछ है क्या? एंजेलिका कहने में बहुत शर्म महसूस करती है, तो वो हारुका का हाथ पकड़ती है और उसे बेडरूम में ले जाती है। हारुका थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन एंजेलिका जैसा कहती है वो वैसा ही करता है और बैठ जाता है। एंजेलिका उसके करीब आती है और उसके पीछे खड़ी हो जाती है। हारुका को लगता है कि एंजेलिका उसे मसाज देना चाहती है और एंजेलिका इस बात की कॉन्फर्मेशन करती है। एंजेलिका बताती है कि वो हारुका का ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहती है। हारुका मान जाता है और उसे मसाज करने देता है, लेकिन एंजेलिका को इसमें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। हर टच के साथ हारुका की हड्डियां चटकने लगती हैं और ये बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी हारुका उसकी कोशिश की सराहना करता है और कहता है कि एंजेलिका ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एंजेलिका अभी भी हारुका के लिए कुछ और करना चाहती है। वो पूछती है, तुम्हें और कुछ चाहिए? हारुका कहता है, चलो बाहर चलते हैं। दोनों एक बेंच पर बैठकर आसमान के तारे देखने लगते हैं। एंजेलिका थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही होती है, इसलिए वो हारुका से दूरी बनाए रखती है। हारुका उससे कहता है, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, और उसे एक हेड पैट देता है। इससे एंजेलिका और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो और दूर हट जाती है। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन अभी भी उसे बोलने में दिक्कत हो रही है। हारुका उससे कहता है, तुम्हें खुद पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम प्रोग्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन हारुका को लगता है कि एंजेलिका को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी होंगी और उसके लिए वो एंजेलिका को अपने लोनर लाइफ वाले लाइफस्टाइल में नहीं खींच सकता। इसलिए हारुका सुझाव देता है, कल हम वापस सिटी चलते हैं। अगले दिन हारुका और एंजेलिका एक साथ वापस टाउन लौट रहे होते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। हारुका तुरंत एंजेलिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे साथ लेकर दौड़ने लगता है ताकि वो दोनों ज्यादा भीगने से पहले किसी छत के नीचे पहुंच जाएं। बारिश के बीच दौड़ते हुए वो दोनों आखिरकार टाउन पहुंच जाते हैं। टाउन में वापस आते ही सारी लड़कियां उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं, लेकिन वो और ज्यादा एक्साइटेड तब होती हैं जब उन्हें हारुका और एंजेलिका का हाथ पकड़े हुए देखती हैं। हारुका और एंजेलिका को ये एहसास होते ही कि वो अब तक हाथ पकड़े हुए हैं, दोनों शर्मिंदा होकर तुरंत हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि लड़कियां ये सब देख चुकी होती हैं। सारी लड़कियां एंजेलिका को घेर लेती हैं और उससे हर तरह के सवाल पूछने लगती हैं कि उसने हारुका के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया। एंजेलिका इतनी अटेंशन से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी क्लास रेप अपनी विसल बजाकर सबको शांत करती है और एंजेलिका का वार्मली स्वागत करती है। हारुका क्लास रेप को एंजेलिका का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि वो आगे भी एंजेलिका पर भरोसा करेगा। हारुका अब लड़कों के बीच फंस गया है। सारे लड़के उसे घेर लेते हैं और उससे एंजेलिका के साथ उसकी डेट के बारे में डिटेल्स पूछने लगते हैं। हारुका गुस्से में उन पर चिल्लाता है और वो सब भाग जाते हैं। अभी एंजेलिका हारुका के पास आती है। वो थोड़ी नर्वस लग रही होती है क्योंकि उसे हारुका से कुछ जरूरी बात करनी होती है। हारुका ध्यान से उसकी तरफ देखता है और सुनता है। एंजेलिका अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपना पहला शब्द बोलती है, थैंक यू। वो हारुका का धन्यवाद करना चाहती है क्योंकि उसने उसके लिए इतना कुछ किया है। हारुका एंजेलिका की ये प्रोग्रेस देखकर बहुत खुश और प्राउड महसूस करता है। इस नई दुनिया में आने के बाद उसने ये समझा है कि हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो हर कोई अपने तरीके से लोनर होता है, लेकिन एंजेलिका क्लास रैप और बाकी सबके साथ होने की वजह से हारुका को भरोसा है कि वो सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यही सोचकर हारुका को शांति महसूस होती है। अब वो आराम से अपना ध्यान इस नई दुनिया को समझने और इसे मास्टर करने पर लगा सकता है। ये था इसका फाइनल एपिसोड। और भी अमेजिंग एनिमे रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूले।